जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है उनका जब जब उदय होता है तब तब वैसी वैसी चीजें, वैसे वैसे संयोग, वैसे वैसे प्रश्न आपके जीवन में उपस्थित होते चले जाते हैं, क्योंकि समय की धारा बह रही है। बिग बैंग क्या कहता है? 1922 में बिग बैंग थियरी को बड़े जोर से प्रस्तुत किया गया। एक धमाका हुआ, उसमें से हम पैदा हो गए। तो मैं और आप भाई हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। मैं और एक बैल भाई हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। मैं और एक मच्छर भाई हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। मैं और एक पत्थर भाई हुए कि नहीं, बताइए आप मुझे। तो आप छाया जिस बम्बई तक बढ़ा दिया आपने। आप ऑरा की बात कर रहा हूँ जी। ऑरा बढ़ाई जा सकती है। अगर वहां तक आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आप जान लेंगे वहां पर बैठा हुआ क्या फिल्म स्टार क्या सोच रहा है। कुछ वैसे ही रोल ज्योतिषी का है। तो लाए उपाय समीप, अक्षर क्षय कुंडल, अक्षर शगुन, गण संख्या स्वर दीप, छाया अरिष्ट प्रभा सपन, लाए उपाय समीप। किसी ग्रह की शांति के बारे में कोई किसी वेद में उल्लेख नहीं है। आप चारों वेद उठा के देख लीजिए, कहीं आपको दिख जाए कि कोई ग्रह की शांति होती हो तो मान लीजिए आप, कहीं नहीं। मैंने कहा ना, जो लोग कुत्ते की सीटें नहीं सुन सकते वो मंत्र शास्त्र पर बात करते हैं। क्वालिफिकेशन, यार 10वीं पास नहीं हो यार, तुम एटॉमिक साइंस की बात करते हो जी। सो वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, वो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके बारे में शायद ही आप में से किसी ने सुना हो, पर बहुत ही रियल चीज़ है। और आपको याद होगा, हम लोग अगर थोड़ा सा अपनी एंशियंट हिस्ट्री में जाएं तो पहले जो वेद होते थे या जो हमारे आयुर्वेदाचार्य होते थे, वो आपको टच करके आपकी नर्व से आपकी प्रॉब्लम बता देते थे कि आपको ये बीमारी होगी, यहाँ पे बीमारी होगी। और उससे भी पहले अगर हम लोग जाए तो जो ऋषि मुनि थे, वो आपके सामने नहीं भी बैठे होते थे तो सिर्फ ध्यान लगा के वो आपको बता सकते थे कि आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, आपकी हेल्थ में ये प्रॉब्लम आ रही हैं, आ सकती हैं या आ चुकी हैं। ये सब कुछ वो लोग आपसे हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर बैठ के भी बता सकते थे, जस्ट बिकॉज उनको वो स्पिरिचुअली इतने वो ज़्यादा एनलाइटमेंट हो गई थी उनको कि वो ध्यान लगा के आपके बारे में सब कुछ जान सकते थे। पर अगर मैं ये बोलूं कि आज की डेट में भी ऐसा करना पॉसिबल है, तो बहुत से आप लोग बोलेंगे कि यार ये बेकार की बात है, आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि हम लोग बिलीव भी नहीं करते कि पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था। तो आज जिनसे हम बात करने वाले हैं वो ऐसा रोज़ाना करते हैं और प्रूवन फैक्ट्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स ने उनके साथ स्टडी करके बताया है कि हाँ, जो वो करते हैं वो सच है। और उसके पीछे एक डेटा है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो चलिए बात करते हैं हिमांशु रे रावल सर से। सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत दूर से हमारे स्टूडियो में आने के लिए मेरी खुशनसीबी और हमसे बात करने के लिए। तो सर, शुरू करें आज का जी कहानी। जी। तो सर, एक ये हिमांशु सर ने एक बुक लिखी है, टेलीग्नोसिस। तो टेलीग्नोसिस का मतलब डायग्नोसिस, लेकिन दूर से, तो टेलीग्नोसिस। तो टेलीग्नोसिस के ऊपर आज हम लोग सर बात करेंगे आपके साथ। जी। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि टेलीग्नोसिस है क्या? टेलीग्नोसिस ज्योतिष शास्त्र का ऐसा एप्लीकेशन है जो आयुर्वेद से निकला है। ज्योतिष और आयुर्वेद? हाँ, इसका जो मूल है वो आयुर्वेद में है। ओके। मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहते हैं, प्रमाण फल भेदेन विविधम च भवेदिदम। ज्योतिष शास्त्र के दो भाग हैं, प्रमाण और फल। जी। प्रमाण वो है जो जिसको हम वेदांग बोलते हैं, वेदस्य चक्षु जैसे कहते हैं। तो वो ऋतुओं की गिनती, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ग्रहों की स्थिति, एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट जो पहले बनाते थे। जैसे कि राम भगवान का जन्म हुआ तो कर्क लग्न, कृष्ण भगवान जन्मे तो इस नक्षत्र, एक टाइप का वो बर्थ सर्टिफिकेट। ओके। जिसमें गिनती होती थी कि भाई पृथ्वी जो है वो 360 तेतरही जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, इसमें ये गिनतियां दिखाई गई है कि इस तरह से पृथ्वी चक्कर काटती है और अब ये ग्रहण होगा, अब ये योग होगा, अब ऋतु आएगी, अब ये होगा वो होगा। तो अत्रि संहिता की, ऋग्वेद के 5वें मंडल से शायद अत्रि संहिता वगैरह सब निकली हैं।
उसमें जो गिनती है वो प्रमाण माना जाता है, उसको वेदस्य चक्षु बोलते हैं। Okay. दूसरा जो है फलित ज्योतिष, अब उसको वेद के जो ज्ञाता हैं जैसे दयानंद सरस्वती, ऐसे जो महान लोग हैं वो फलित ज्योतिष को सही नहीं मानते और बड़े विनम्रता से कहते हैं कि ये वेद का भाग नहीं है। ओके। लेकिन वेद के भाग न हो ऐसे बहुत सारे विज्ञान है, जैसे तंत्र शास्त्र अपनी जगह है, अथर्ववेद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई निकली हो, प्रक्षिप्त हो, ऐसा लगता है। तो फलित ज्योतिष जहां से निकलता है कि भाई आगे क्या होने वाला है उसके बारे में जानना, तो उसका मूल अत्रि संहिता में है। अत्रि संहिता भरद्वाज मुनि, अश्विनों ने पढ़ा इसको, बाद में दक्ष प्रजापति। अत्रि संहिता में करीबन 25,000 श्लोक हैं और उसमें से आयुर्वेद का जो मूल ग्रंथ निकला चरक संहिता, उसमें 12-15 हजार के आसपास श्लोक है। वहां से उसमें एक चैप्टर आता है, ओके। वृद्धत्रयी बोलते हैं उसको, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। इन तीनों की संहिताओं को प्रमाण माना जाता है। तो भाई क्या है उसमें लिखा है कि बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, विकृति विज्ञानीय शरीर, दूत शारीर, और तीसरा एक नाम है वाग्भट में भी वैसे ही नाम है। छोटे छोटे चैप्टर हैं, समझिए कि 10-15 श्लोक के अंदर। उसमें उन्होंने ये कहा है डायग्नोसिस की एक रीत ये भी है। देखिए आयुर्वेद में जो मूल ग्रंथ है उसमें नाड़ी देखने का विधान नहीं है। अच्छा। हाँ, नाड़ी देखने की विद्या उसमें नहीं दी गई। उसमें तो यहाँ तक कि स्पर्श भी बहुत कम किया जाता था। ओके। देख कर ही पता लग जाए, देखते आंख देखते थे, शरीर की छाया प्रभा, इस पर हम बात करेंगे आगे। तो वैसे निदान होता था। नाड़ी तो रावण जो थे उनके बाद के ग्रंथों में शारंगधर ने नाड़ी का प्रथम विधान लिखा है। अच्छा। वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगर आप चाहें तो। नाड़ी कैसे कोई भी आदमी देख सकता है। अच्छा। कोई मुश्किल बात नहीं है। अब वहां से जो दूत शारीर जो जिसको मैं प्रमाण मानता हूं, उसमें यह कहा गया है कि भाई अब समझिए आप बड़े डॉक्टर हैं, आप जी विश्वविख्यात हैं, हिंदुस्तान में आपका नाम है, दुनिया की 1/3 जनता आपको मान देती है और आप जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है। अब कोई आदमी अफ्रीका में बैठा हुआ है, उसको बेचारे को, उसके पास संसाधन नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है कि आपके पास आ सके, लेकिन मुझे जानता है। ओके। वो कहता है कि आप तरुण जी के पास चले जाइए, मेरी ऐसी ऐसी पोजीशन है, आप बता दीजिए। अब मैं आपके पास भागा भागा आता हूं, आप मुझे देखकर उसका निदान करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये पॉसिबल है। जैसे मैं आपको, दुनिया में 3 तरह के ज्ञान है, एक गम्य, एक अगम्य और एक अज्ञेय। सर इनको थोड़ा सा बोलचाल की हिंदी में समझा वो दीजिए। आपको बता दूं, मैंने कभी शुगर देखी नहीं। जी। आपने कहा भाई हिमांशु भाई ये शुगर ले लीजिए, मीठी है। मैं कहता हूँ मीठा क्या होता है भाई? मेरे लिए वो अगम्य थी, मैंने खाया, उतनी ही गम्य हो गई जितनी आपके लिए थी। लेकिन न तो आपने कभी शुगर की फैक्ट्री देखी, ना आपने ये देखा कि शुगर गन्ने में ही क्यों है, बैंगन में क्यों नहीं है। बिल्कुल। अज्ञेय, जिसके बारे में हमें कुछ पता जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। नहीं। जी। शायद पता हो जाए तो वो गम्य में आ जाएगी, अगम्य भी आ सकती है, लेकिन अज्ञेय कुछ पदार्थ तो रहेंगे रहेंगे रहेंगे। जी। जीन्स, आज के डॉक्टर को ये मालूम नहीं है कि जीन्स कैसे पैदा हुआ, अज्ञेय। तो ऐसा नहीं कि हम ही अज्ञानी हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो भी कहते हैं कि भाई बहुत कुछ जानने को बाकी रह गया। सर वही तो, हम तो अपनी धरती का जो समंदर है उसका भी 10% ही जानते हैं। कुछ जान नहीं पाए हम। देखिए जो यूनिवर्सिटी की बात ही क्या है। जितना जानने जाएंगे उतना आप विनीत होते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में समझ में नहीं आती, लेकिन देखी जा सकती हैं। मैंने ये चीजें, गुजरात के बहुत बड़े वैद्य थे त्र्यंबकलाल जोशी, जिनका भारत सरकार ने भी सम्मान किया, उनके बेटे थे धीरेन्द्र जोशी, वो मेरे गुरु थे। ओके। और एक जामनगर स्टेट के जो वैद्य थे डॉक्टर उपाध्याय, इन तीनों के पास मैंने बैठकर ये विद्या देखी है, सीखी है, जानी है, और मैं जानता हूं कि यह ठीक होता है। ओके। तो उसके बाद में मैंने इसको अपने जीवन में उतारा और उन सिद्धांतों को मैंने पढ़ा, समझा, और दूसरी बहुत सारी किताबें ऐसी निकली जिसमें दूत शारीर के समान चीज़ें अलग अलग नाम से दी गई थी। तो उसको मैं अपने साथ जोड़ता चला गया। ओके। और मैंने देखा, जाना, परखा,
और मैंने पाया कि ये हो सकता है, होता है, अच्छा। बशर्ते कि आप करें। हाँ, ये अगर आपको मना ना करना है तो मैं आपकी ना को सुन लूंगा, लेकिन नुकसान मेरा ना तो- करने वाले का है, जी। क्योंकि फायदा मैं देने के लिए तैयार बैठा हूं, मुझे लोगों ने दिया है, मैं बांटना चाहता हूं। अगर आप ले लें, अच्छा है आपके लिए। तो सर ये इसका जो बेस है, जैसे आपने बोला एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद का मिक्सचर है, तो क्या ये भी प्लैनेट्स के साथ काम करता है? देखिए, भारत में और पश्चिम में बड़ा फर्क है। जी। पश्चिमी जो धर्म है, जिन्हें हम धर्म कहते हैं, वो ये मानते हैं कि भाई आदमी पैदा हुआ, मर गया, बिल्कुल। इतना ही जीवन है। उसके बारे में, उसके बाद में वो जब जजमेंट का दिन आएगा तब वो आदमी वहां से खड़ा होगा, उसके बाद में पता नहीं क्या होगा। मेरा ज्ञान बड़ा सीमित है उसके बारे में, लेकिन हमारा जो सनातन विचार है वो ये है कि कोई भी चीज अकारण नहीं हो सकती। हम्म। सांख्य उठा के देख लीजिए, नासदीय सूत्र हमारे जो ऋग्वेद के हैं, उसमें से सारे दर्शन पैदा हुए। उस नासदीय सूत्र यहाँ तक कहता है कि पता नहीं ये क्या चल रहा है, कि ये जो देवी देवता है वो भी तो सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल। उससे पहले क्या था, यह जानना तो देवताओं के लिए भी अज्ञेय रह जाएगा। तो इतने विनीत होकर हम सारी इंक्वायरी शुरू करते हैं। तो उस पे से ये फलित होता है कि कोई भी रोग, कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रश्न बिना कारण के आ ही नहीं सकता। रिजिडिटी नहीं है हमारे अंदर। हो भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। जी। अब बचपन में ही पोलियो क्यों होता है? किसी बूढ़े को पोलियो हुआ आपने सुना है? बिल्कुल नहीं। किसी बूढ़े को पीलिया हो गया, ऐसा कितने केस आपने सुना है? काफी सारे। जवानी में, जवानी में कैंसर जवानी होता है। में ये होता है, पीलिया। पीलिया होता है। बुढ़ापा जनरली 60 साल के बाद में ये हाँ, बहुत- कैंसर, डायबिटीज, ये सारी चीजें बाद में होती बाद है। में होती बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको बचपन में कैंसर हो जाता है। क्या चक्कर? सर रीजन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जिसके जवाब जवाब नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, उनका जब जब उदय होता है तब तब वैसी वैसी चीजें, वैसे वैसे संयोग, वैसे वैसे प्रश्न आपके जीवन में उपस्थित होते चले जाते हैं, क्योंकि समय की धारा बह रही है। बह रही है और आप समय का हिस्सा हो। आइंस्टाइन क्या कहता है? टाइम स्पेस में हम जी रहे हैं। बिल्कुल। अब नहीं मानने वाले कुछ भी नहीं मानेंगे, लेकिन प्रकृति जो है, अब प्रकृति शब्द का मजा देखिए आप। जी। जो पहले से ही कृत है, जो पहले से ही बन चुकी है, उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति, कृति से भी पहले जो कुछ था वो प्रकृति है। वो प्रकृति है, उसका हम लोग हिस्सा हैं। यजुर्वेद का जो 40वां चैप्टर है, उसके अंदर पिछले 10 या 20 श्लोक में एक शब्द आता है, संभूति। एक ही पदार्थ से बने हुए भूत पदार्थ, जिन्हें हम देख सकते हैं, वैसे पदार्थ सारे संभूति हैं। बिग बैंग क्या कहता है? 1922 में बिग बैंग थियरी को बड़े जोर से प्रस्तुत किया गया। एक धमाका हुआ, उसमें से हम पैदा हो गए। तो मैं और आप भाई हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। मैं और एक बैल भाई हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। मैं और एक मच्छर भाई हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। मैं और एक पत्थर भाई हुए कि नहीं हुए? बताइए आप मुझे। बिल्कुल हुआ सर। साइंस तो यही कहती है कि वी आर ऑल मेड ऑफ द सेम थिंग। When this Big Bang happened, the temperature of the universe was 3 lakh crore centigrade. जिस तरह से वो धीरे 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 ठंडी हुई। कम होता जा रहा है, वैसे वैसे अलग पदार्थ उसमें से प्रसूत होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे ठंडा हो रहा है, वैसे वैसे उसके अलग अलग रूप सामने आ रहे हैं। कोई पत्थर बन रहा है, कोई मंगल बन रहा है, कोई बुध बन रहा है, कोई हिमांशु बन रहा है, कोई तरुण बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। जी। क्यों बन रहा है? सब- कर्मों का विक्षोभ होने पर, जिसे हम विस्फोट कहते हैं, वो वात पित्त कफ सत रज तम का एक ऐसा मिश्रण जिसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ। सांख्य कहता, सांख्य परम नास्तिक दर्शन है, जो आज के साइंटिस्ट जो है उनके बड़ा करीब है, अगर वो पढ़े उसको। एथिस्ट है। हाँ, वो कहता है कि ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर की आवश्यकता है ही नहीं। पुरुष यानी कि दो ही चीजें हैं दुनिया में। एक है जिससे पदार्थ बन सकता है, दूसरा ही वो हो सकता है कि जो पदार्थ बनाने वाला। उसके बिना तो, दो के बिना तो तीसरा होगा नहीं। बिल्कुल। तो
ये जो पुर उषा, पुर यानी कि एक फील्ड, जिसे साइंस में फील्ड कहते हैं, और उषा का मतलब होता है कि उदय होने से पहले वाली ऊर्जा। जी। तो जिस फील्ड में ऊर्जा है उसे पुरुष कहते हैं, न कि मैं पुरुष और कोई स्त्री, ऐसा नहीं है। जिसमें जिस फील्ड में ऊर्जा है उसे पुरुष कहते हैं, और उसका, और जो जहां से चीजें बन सकती है उसका संसर्ग होता है, संपर्क नहीं होता। जैसे आप रिमोट से टीवी चालू करते हैं, कहीं संपर्क नहीं है, बट देयर इज अ वे, देयर इज ए विकिरण, कोई रेडिएशन हो रही है कि जिसकी वजह से असर होता है। आप मना करना चाहे कर दीजिए, आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होता है। जी। जो नहीं मानता वो भी रिमोट से टीवी शुरू करता है, और जो जानता है वो भी, होता दोनों से है। तो वहां से हमारे जो कर्म का विक्षोभ हुआ और तरह तरह के शरीर बने, उनको तरह तरह के बैंड मिले। मेरी आंखें और आपकी आंखें रेड बैंड में देखती हैं। किसी, कोई हो सकता है एलियन हो हमारे बीच बैठा हो जिसकी आंखें ब्लू बैंड में देखती हो, जी। तो वो उसकी बैंड अलग है। कुत्ता जो है वो 3 महीने तक चोर को सूंघ लेता है, मैं और आप नहीं सूंघ सकते। कौन बेहतर? कुत्ता। फिर सूंघने में न किसी भी हालत में, भाई हो सकता है वो भी इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल, वो ढूंढ लेता है, हम नहीं ढूंढ पाते। मच्छर, चींटी, वो अलग फ्रीक्वेंसी सुनती है बादल बनने की, जी। तो वो अलग तरह से बिहेव करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि जब चींटियां इस तरह से बिहेव करती है तो ये बारिश होता होनी है है। बारिश होने वाली है। प्रकृति की भाषा। मछलियां उछलने लगती है। मैं दीघा में था, तालाब में से रात में मछलियां उछल रही थी। मैं जब वहां से आ रहा था तो मैंने एक अंदाजा लगाया कि कोई प्राकृतिक घटना हो रही है। रात को 3 बजे अनाउंसमेंट हुआ होटल में कि आप सी बीच के पास जो लोग हैं वो वेकेट कर दो, क्योंकि सुनामी आ रही है। अच्छा। और दूसरे दिन बड़ी एक वेव आई भी वहां पर, लेकिन सुनामी आई तो सही। तो मछलियों को चाहे वो कैद हो एक्वेरियम में, जापान में क्यों रखते हैं लोग, एक्वेरियम क्यों रखते हैं? इस वजह से कि सुनामी का पता लगा लेते हैं वो। कुत्ते जो हैं उनके पांव हमारे से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। गाय के भूकंप क्या हुआ, कच्छ में क्या हुआ, जो बंधे हुए पशु थे वही मरे। अच्छा। जो मुक्त पशु थे वो कोई नहीं मरा, क्योंकि उनके पांव जो है वो सेंस कर लेते हैं। अच्छा, आप देखिए पीडियाट्रिशियन जो होते हैं, डॉक्टर, वो बच्चों को कैसे टेस्ट करते हैं? उनके पहले तलवे टच करते हैं वो, क्योंकि बच्चों के तलवे हमसे 20-25 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। वहां से उनको पता लग जाता है कि बच्चा कितना स्मार्ट है, कितना हेल्दी है, कितना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं कितना रिस्पॉन्ड करता है वो। उससे उनको, नहीं बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, डोंट वरी, बच्चा फ्रेश है, इसका मतलब 2-4 साल का बच्चा होता है, उसकी फ्रेशनेस आपको चेहरे से दिखती है, लेकिन बच्चे के हेल्थ का पता आपको उसके पाँव से चलता है। तो प्रकृति की भाषा अनेक विध भाषा है। गणित, ज्योतिष की भाषा, आप हम जिसको ज्योतिष कहते हैं आज के जमाने में, भाई मंगल देख के पता लगाना कि इसकी शादी मत करो, ये सब, जिसको हम ज्योतिष बोलते हैं, वो एक अप्राकृतिक भाषा है। वो पंछी को मालूम नहीं है, बिल्कुल, न तो कुत्ते को मालूम है कि संस्कृत क्या है, जी, लेकिन वो अपनी जान बचा लेता है। तो क्यों न हम ऐसी भाषा का सम्मान करें कि जो हमारे जीवन की रक्षा कर सकती है, प्रकृति की भाषा। जी। तो जो फलित विभाग है ज्योतिष का, उसमें जैसे बृहद संहिता बहुत बड़ी, पराशर संहिता है, प्रश्न मार्ग है, प्रश्न ज्ञान है, जिनेंद्र माला है, और आयुर्वेद के 3 बड़ी जो किताब है उसके चैप्टर्स हैं। ये प्रकृति का सम्मान करते हुए आपको ये कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो ऐसा होने वाला है। ओके। 80% ऑफ आयुर्वेद इज अनुमान प्रमाण। हमारे अंदर 2 प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। तो प्रत्यक्ष में तो ये हो गया, भाई आपने मेरा एक्सरे ले लिया तो प्रत्यक्ष हो गया, और एक बस अनुमान किया कि ये, अब जैसे बड़े बूढ़े डॉक्टर हैं वो अनुमान से कहते थे कि इसकी सांस जो है ऐसा ठीक नहीं चल रही, तो घर पे ले जाओ, जितने हो सके सेवा कर लो। वही चीज आपको वो मशीन में लगा के बताया गया, भाई ठीक नहीं चल रहा है, कर ले जाओ। तो इसमें सर जैसे टेलीग्नोसिस की बात करते हैं, तो इसमें आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर। आप कह रहे हैं कि आप देख के बता सकते हैं कि किसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, तो आप मुझे देख के बता सकते हैं मेरी हेल्थ को क्या प्रॉब्लम, इफ देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। अच्छा, देखिए ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न का बड़ा महत्व है जी। अत्रि ऋषि ये कहते हैं कि एवरी पर्सन हैज अ राइट टू नो प्रोवाइडेड ही आस्क्स, ओके, विथ पोलाइटनेस एंड अ जेन्युइन क्वेश्चन। अगर आप मेरी परीक्षा करेंगे जी, मेरा रिजल्ट अभी से आ चुका है, मैं फेल हूँ, अच्छा, हाँ,
पर ये तो साइंस बेस्ड है सर, ये तो ना फेल हो ही मैंने नहीं सकता। साइंस कब चलता है? जब परीक्षा देने के लिए बैठेंगे आप। जी, इसमें परीक्षा नहीं देनी है आपको। हियर यू आर असिस्टिंग पीपल। पर मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि क्या आप देख के मुझे बता सकते हैं कि अगर मेरे आपका अंदर, प्रश्न जेन्युइन है तो मैं बता सकता हूँ जैसे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ की? ना। द क्वेश्चन वही मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रश्न पूछना बड़ी कला है। जी, प्रश्न हैज टू बी स्पेसिफिक। ओके। आपको कभी ये नहीं पूछा जाता कि वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपकी क्या राय है, हम्म, ऑक्सीजन के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसा नहीं पूछा जाता। हाँ, ऑक्सीजन है या नहीं, ऑक्सीजन का ये एप्लीकेशन है कि नहीं, गणित में 2 और 2 4 होते हैं कि नहीं, ये पूछा जाता है। जी, स्पेसिफिक क्वेश्चन, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये कोई आज का वो नहीं है। वो नहीं है, पुराने जमाने से है कि अगर सवाल ठीक है तो जवाब ठीक होगा। ओके, ज- प्रश्न पहले बात तो वास्तविक होना चाहिए। जी, आपने मुझे एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने भोलेपन में जवाब दे दिया, तो उसका क्योंकि बिकॉज देयर वाज नो क्वेश्चन एट ऑल, ओके। सो देयर कैन नॉट बी एनी आंसर। पर मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि क्या हम लोग टेलीग्नोसिस के थ्रू भी, जैसे मेडिकल तो प्रूव कर चुका है कि हाँ मुझे वो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट वगैरह से मुझे पता है कि हाँ मुझे वो प्रॉब्लम्स है, पर क्या टेलीग्नोसिस के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं जैसे कर सकते कि मुझे वो प्रॉब्लम है या नहीं है? इट कैन असिस्ट, हाँ, इट कैन असिस्ट। बिकॉज फिर उसमें एटलीस्ट मेरे को मेरे, मैं ये कहूंगा आपसे तरुण जी कि इट्स ए मैनेजमेंट टूल। ओके, कोई भी विद्या 100% कभी सही नहीं हो सकती। वो तो सर हमारा आज का जो करंट इसके- मेडिकल वो है वो भी, एक मिथक जो मेरे गुरु ने मुझे बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों बेटों को कहा कि आप त्रिभुवन की प्रदक्षिणा करो और मुझे बताओ कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है वो कितना सही है। ओके, तो कार्तिक यहाँ से निकले, गणपति जी यहाँ से निकले, और दोनों ने दुनिया का, विश्व का चक्कर लगाया और वापस आए रिपोर्ट करने के लिए। तो गणपति जी से पूछा कि भाई कितना % सही निकलता है। गणपति जी को फलित ज्योतिष दिया गया था, ओके, तो उन्होंने कहा मेरा भाई 33% ठीक निकलता है। अच्छा, क्योंकि विधि जो है कर्म का क्षोभ, जैसा मैंने कहा सांख्य में, नोबडी नोज व्हाट एक्जैक्टली इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इवेंट, कोई नहीं कह सकता। ये हमारा जो कुछ भी है वो प्रयास है, प्रयास है हमारा। इस मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग टूल है ये। ओके, मैं इसको कोई ठोस विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना नहीं चाहता, मैं इसको फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं कि इसका हमको सहारा लेना चाहिए एज ए सेकेंड ओपिनियन। जैसे किसी ने मुझे कह दिया मेरा हार्ट का ऑपरेशन गड़बड़ है, तो किसी दूसरे के पास में चला जाऊं कि भाई प्रॉब्लम वाकई है कि नहीं है, कितनी है। सो दिस कैन बी एन असिस्टिंग टूल। ओके, कार्तिकेय जी आए, उन्होंने कहा कि मेरा भी 33% है। अच्छा, अब समझिए कोई आदमी ऐसा है कि जो कार्तिकेय और गणपति का मिश्रण है, तो भी उसका एक्यूरेसी रेट 66% से ऊपर नहीं जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ सेक्टर ब्रह्मा जी को दे के रखे गए हैं, कुछ विष्णु जी को दे के रखे गए हैं, विच आर रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टुमारो। अगर मुझे आज को कोई बता दे कि मेरी मृत्यु 3 दिन के बाद होने वाली है, हो सकता है मैं यही आज के आज मर जाऊं। बिल्कुल, देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर केप्ट सीक्रेट इन द यूनिवर्स फॉर ए बेटर। जी, तो मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ, यस आई कैन असिस्ट, आई हैव असिस्टेड सो मेनी पीपल, बट व्हाट आई वांट हियर बाय दिस इंटरव्यू इज दैट आई वांट टू शेयर दिस टेक्नोलॉजी विद द पीपल, तो कल को ये बहुत सारे लोगों को सहाय कर सके जीवन। तो पर जो करंट मेडिकल साइंस है सर, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जो मॉडर्न मेडिसिन है, क्या वो इस चीज़ को बिलीव करेगा? आयुर्वेद में तो है। जी, आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सुश्रुत का पुतला लगाती हैं। आयुर्वेद में 2 फैमिलीज हैं, फैमिली ऑफ मेडिसिन मैन एंड सर्जन्स। सर्जन में सुश्रुत है, बहुत सारी सर्जरीज लगा। गणपति की सर्जरी किसने की? वो तो भगवान शिव, अश्विनों ने की। अच्छा, तो वो गणपति का जो सिर लगाया, आदमी के ऊपर हाथी का सिर लगाना एक कल्पना ही सही, लेकिन कल्पना कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है। तो इस तरह से पार्ट बदलना, महाभारत में सुश्रुत जो है वो घोड़े के पांव लगा देते थे, नकली पांव लगा देते थे ताकि फाइट कर सके वो। इस तरह की सर्जरीज आपको, मैं कहता हूँ आपको कल्पना कहने की भी इजाजत दे दें आपको, लेकिन एक जो कल्पना कभी आई थी वो कभी सत्य होगी या सत्य रही होगी। हमारे पास आज प्रमाण नहीं है, वो तब वीडियो नहीं बनता था, लेकिन आज बनता है। जी, तो हो सकता है कि भविष्य के लिए एक रास्ता। अरे भाई देखिए, जो आदमी कुत्ते की सीटी नहीं सुन सकता वो वेद के मंत्रों पे बात करते हैं।
मूर्खता की भी एक सीमा होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि देर आर सो मेनी बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बिल्कुल। तो मंत्र जो है वो फ्रीक्वेंसी का विज्ञान है। वो उसको चैलेंज करता है, लेकिन खुद कुत्ते की सीटी नहीं सुन सकते जो कुत्ता सुन सकता है। अब मूर्खता भी एक सीमा तो शोभा देती है। आप सीधे मंत्र को चैलेंज करोगे जब आपको साउंड का कोई पता नहीं है, फ्रीक्वेंसीज का कोई पता नहीं है, तो मूर्खता की भी एक सीमा होनी चाहिए। तो पर मेरा सवाल था हिमांशु सर कि जैसे जो मेडिकल साइंस है आज, मतलब हमको उसके साथ ही काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, करना ही चाहिए, है ना, करना सो दैट कि हम लोग उसको भी नहीं नकार सकते। ना नकारना क्यों चाहिए? हमने किसी चीज को नहीं नकारा। तो क्या कभी आपने सोचा है कि भाई मैं डॉक्टर्स के साथ काम करता हूँ, एक डेटा हम लोग क्रिएट कर सकें? क्योंकि आजकल तो प्रत्यक्ष जो है वही प्रमाणित है। देखिए तरुण जी, मैं एक बड़ा सामान्य सा विद्यार्थी रहा। मेरी कोई स्कॉलर के रूप में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। मुझे कोई क्यों सुनेगा? तो सर आप 3 किताबें लिख चुके हैं, बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो आपका जो डेटा है उसको छापा गया है। मुझे नहीं, मेरी खुशकिस्मती रही कि मेरे जीवन के अंत की तरफ मैं जब जा रहा हूँ तो मुझे बहुत बड़े विद्वान, जो गुजरात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया और मेरी मूर्खतापूर्ण बातों को सुना और उन्होंने ये कहा कि क्या आप ये कर सकते हैं? हाँ। तो मैंने माँ सरस्वती का प्रसाद समझ के इस बात को स्वीकार किया। मैंने कहा जी हाँ, मैं कर सकता हूँ। और वो बात एक सर्टिफिकेट कोर्स में तब्दील हुई जी। जिसमें मिलिट्री के अफसर भी आए, जिसमें पुलिस के अफसर भी आए, जिसमें कुछ डॉक्टर्स भी आए, होम्योपैथ भी आए, कुछ सामान्य व्यक्ति भी आए जो एक्सपर्ट नहीं थे। सामान्य से मेरा मतलब है जो एक्सपर्ट नहीं थे। उन लोगों को मैंने पढ़ाया। ये आज उसमें से 2-4 लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास करना बड़ा ज़रूरी है। तो सर ये कैसे काम करता है? मैं मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे मुझे पेट में प्रॉब्लम है या मैं समझ गया। मैं इसका थोड़ा सा बड़ा उत्तर देता हूँ जी। एक दोहा मैंने आपकी आसानी के लिए, हमारे सभी दर्शकों को मदद करने के लिए एक दोहा रचाया मैंने कि 6 कुंडल अक्षर शगुन गण संख्या स्वर दीप छाया रिष्ट प्रभा सपन लाए उपाय समी। इसमें थोड़ी थोड़ी बात करके मैं आपको समझाऊं। जी। समझाऊं क्या? आप स्वयं विद्वान हैं, मैं अपनी बात बताऊं कि कुंडली बनाना 6 प्रकार की कुंडली मैं बनाता हूं। ओके। और अच्छा हाँ, इससे पहले एक बात कर दूं कि आप मेरे पास प्रश्न लेकर आए हैं, मैं लगा गणित करने, तो आपका तो कितना समय चला जाएगा भाई। पुराने जमाने में जो राज पुरोहित का अपॉइंटमेंट होता था वो बिल्कुल तत्काल होता था। भाई राजा जो बोलेगा कि क्या किया जाए, ये किया जाए कि न किया जाए, राजा ऐसा नहीं पूछता था कि बताओ महीने बाद क्या महीने बाद आके जवाब देना। राजा ऐसा नहीं पूछता था कि बताओ मेरे लिए क्या ठीक रहे, क्या ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये से सवाल होते थे, यस और नो जी। तो उसमें मुष्टि प्रश्न का विधान था। राज ज्योतिषी कौन बनेगा? राजा एक दूर कमरे में बैठते थे, अपने आसपास कुछ चीजें लेकर कि मेरी मुट्ठी अपने में क्या मुट्ठी है? में रखते थे और 3 अवसर दिए जाते थे कि बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरी मुट्ठी में क्या है, कि रंग क्या है, क्या स्वाद है। जैसे पंच तत्व जो होते हैं हमारे, रूप रस गंध, ये जो है, तो इसके बारे में आप हमको बताइए कि इसमें क्या है। तो उसमें से जो बता दे कि भाई ये काले रंग का फला चीज़ है, चाह खाने की चीज़ है, कड़क चीज़ है, नरम चीज़ है। जैसे किसी ने हेयर पिन रख दिया तो उसका आकार बताएंगे आप कि ऐसा हो सकता है कि वी आकार होगा या कुछ राउंड आकार है। इस तरह से बताने के बाद राज ज्योतिषी का अपॉइंटमेंट हुआ करता था, यानी ऑन द स्पॉट बताना है। तो ऑन द स्पॉट बताने में आपको कुंडली बना के आप बैठे हुए हैं, बोले आधे घंटे तक मैं बना रहा हूँ, जरा फिर आते हैं देखते हैं, वैसा नहीं होता। ज्योतिषी को चाहिए कि वो एक यकमुश्त जवाब दे किसी चीज़ का। तो मैं जिन चीज़ों का प्रयोग मैं करता रहा हूँ, 10 मिनट मुझे लगते हैं उसमें, आपको भी 10 मिनट लगेंगे, अपने दर्शकों को भी मैं ये कह रहा हूँ। 6 कुंडल, 6 प्रकार की कुंडली बनाई जाती है। थोड़ा थोड़ा बताता चलो। बिल्कुल सर। जैसे कोई प्रश्न लेकर आया तो सब अपेक्षित है कि वो अपनी जन्म कुंडली लेकर आएगा। तो मैं जन्म कुंडली देखकर आपका प्रश्न सुनूंगा कि भाई क्या प्रश्न है, उसमें देखूंगा भाई इसका क्या तालमेल है, कैसे हो सकता है। प्रश्न मुझे फिर भी संतोष नहीं हुआ तो मैं प्रश्न कुंडली बनाऊंगा कि इस वक्त पूर्व राशि में, पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदित हो रही है और क्या ग्रह है। जी।
उसको मिलाऊंगा 3 को, आपका प्रश्न, जन्म कुंडली और और प्रश्न प्रश्न कुंडली को मिलाऊंगा, उसके सब मिला के देखूंगा कि क्या लगता है। अब उसके बाद भी मुझे संतोष नहीं हो, अब सुनिए बात क्या थी। अब ये जो हमारी नॉन ट्रेडिशनल जो मेथड्स है, जो कि हमारे किताबों में बृहद संहिता में है, प्रश्न मार्ग में है, हरिहर ने लिखी है, उसमें काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें हैं ये। अब उसमें क्या होता है कि भाव कुंडली बनाते हैं, 12 घर बना दिए। मैं आपसे कहूँगा आप कहीं हाथ रख दीजिए इसमें, अच्छा। किसी भी घर में। मुझे मालूम है कि पूर्व दिशा इस तरफ है, मैं जानता हूँ दिशा आकाश क्या है। अब आपने उसमें रख दिया तो मैंने देख लिया कि आप ये कौन सी राशि में हाथ रखना है, उसको मैं चंद्र राशि मान लूंगा। वहां पर चंद्र रख के मैं बाकी ग्रहों का उसमें पूर्ण कर दूंगा कि कहाँ कौन सा ग्रह है, वो लग्न देखूंगा। ओके। जन्म लग्न देखा, प्रश्न लग्न देखा और भाव इस तरह से भाव लग्न देखा, फिर मुझे संतोष नहीं हुआ। अब समझिए कि मैं जंगल में बैठा हूँ, मैंने समझिए 15 साल समाधि लगा ली, कब जागा मालूम नहीं, कौन से ऋतु है, क्या वार है, क्या नक्षत्र है, कुछ मालूम नहीं। आप मेरे पास आए, वही हिमांशु भाई मैं ऐसा ऐसा प्रश्न है मेरा, मैं प्रश्न सुन लिया मैंने आपका। अब आरूढ़ मेथड बोलते हैं उसको। अच्छा। आरूढ़ का मतलब होता है कि प्रश्नकर्ता के मन में जो प्रश्न आरूढ़ है, जो बैठा हुआ है मन में, उस प्रश्न के आधार पर, तो उसमें दिशाकाश वही रहता है, राशि चक्र उलट दिया जाता है। अब समझिए कि मैंने एक कुंडली यहां बनाई, तो ये विलोम चलता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये यहां से ग्रह बैठते हैं, तो मैं इसमें क्या उल्टा हो जाएगा कि मेष ऐन्द्राम, मेष वृषाग, अग्नि कोणे मिथुनम स्थित, याम्याम कर्कट सिंहोस्त, नैऋत्य कन्या स्थिता, इस तरह से चक्र चलेगा। तो आप कहाँ बैठे हुए हैं अभी, मुझसे आप बैठे हुए हैं नैऋत्य में बैठे हुए हैं, तो नैऋत्य में आप बैठे हुए हैं, इसका मतलब हुआ कि कन्या राशि हुई, कन्या लग्न रख दिया मैंने। ओके। तो 4 लग्न मेरे सामने आ गए, उसके हिसाब से फिर आप उसके हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा। अब क्या होता है, कई बार व्यग्र होता है आदमी, परेशान होता है, वो बैठ नहीं पाता, परेशान आदमी बैठ नहीं पाता, इधर उधर उधर घूमता रहता है। तो उस समय ज्योतिषी को क्या करना चाहिए कि वो जहां बार बार देख रहा है उसको लग्न लिया जाता है। अब यहां कोई घूम रहा है, इस तरफ देख रहा है, वायु दिशा में देख रहा है, मैं उसका लग्न ले लूंगा और वहां से बनाऊंगा। ये इतनी बारीकियां इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास चीजें देखने की। इसके बाद में और एक ऑप्शन आप दंग रह जाएंगे, जो मैंने सही पाया। अब 12 घर ऋषि मुनियों ने या विद्वानों ने बांट दिए उसको, उनका प्रतिनिधित्व अलग अलग, पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व उसमें आ जाता है जी। अब मैंने आपका प्रश्न सुना, ये 5 कुंडलियां मेरे पास बन गई, मेरे दिमाग में एक आइडिया बन गया कि ये क्या मामला है, कौन से कर्म उदित हो रहे हैं। देखिए, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ज्योतिष जो है वो उसको कहते, सूर्य शास्त्र भी कह सकते थे पूरे प्रकाश में, लेकिन ऐसा नहीं है। अंधेरी रात में छोटा सा एक दायरा बना रहे हैं हम ज्योति का, उसमें से हमको संभल के निकल जाना है। आगे खड्डा होगा कि नहीं खड्डा होगा ये हम नहीं कह सकते, पूरा प्रकाश नहीं है हमारे पास, लिमिटेड ऑप्शन में हम ये चाहते हैं कि बेस्ट ऑप्शन हम चुने जो हमारे लिए हितकारी हो। जी। अब कौन सा भाव, मेरे मन में एक चित्र पैदा हो गया कि आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो आपके बड़े भाई के संदर्भ में है, कंफर्म कैसे करूं। और एक देखिए, एक कमरा है, यहां पर आपने एप्पल रखे हुए हैं, मैं इस खिड़की से देखता हूं तो मुझे एक ही एप्पल दिखता है। आजकल के ज्योतिषी एक कुंडली बना के देख के कहते एक एप्पल है, लेकिन जब मैं दूसरी खिड़की पर जाता हूं तो मुझे लगता है यहाँ आपने 2 एप्पल रखे हुए हैं, जो मुझे यहां से एक दिख रहा था। तो बुद्धिमान आदमी वो है कि जो अपने खुद को चैलेंज करे, अलग अलग खिड़कियों से जाकर कहे कि हाँ 2 एप्पल है या 1 एप्पल है। तो और एक ऑप्शन में ऐड करता हूं उसमें कि जब आप कुंडली बना रहे हैं तो मैं देखता हूं कि आप कैसे बना रहे हैं, अनुलोम बना रहे हैं, विलोम बना रहे हैं, आपकी जो रेखा बनाने की जो स्टाइल है वो कैसी है। अच्छा।
कौन सा घर आधा रह गया, कौन सा पूरा बन गया, कौन सा एक्सटेंड हो गया, कौन सा छोटा बन गया, कौन सा बड़ा बन गया, अच्छा। और उसके हिसाब से मैं फिर टैली करता हूं कि इसमें कौन सा वीकेस्ट पॉइंट है। ओके। हम जंगल में मेरा टूरिंग जॉब था, तो कई बार लोग मुझे दोपहर में मिलने के लिए आते थे। अब ग्राउंड में बैठे हुए हैं, मैं उनसे मिट्टी में कुंडली बनवाता था और टैली करता था, और भगवान की दया से काफी कुछ सही निदान हो जाता था। काफी कुछ सही निदान। अपना मतलब तो किसी को हेल्प करने से है ना, बिल्कुल। विद्या का टेस्ट करने से नहीं है। वी आर अप्लाइंग समथिंग, जी। वी आर नॉट टेस्टिंग समथिंग, वी आर नॉट कैपेबल। मैंने कहा ना, कुत्ते की सीटी भी हम नहीं सुन सकते, हम कोई अधिकार नहीं है कि मंत्र शास्त्र को चैलेंज करें। जी। मेरा और आपका काम है कि जो दूत शारी में लिखा हुआ है उससे हम मदद कर सकते हैं, उससे अगर एक स्टेप अगर चले जाते हैं आगे, ईश्वर की कृपा, अदरवाइज उसको क्रिटिसाइज करने का हमें कोई हक नहीं। ओके। अब हमने वहां से टेस्ट किया, 6 कुंडली हमने बनाई। अक्षर 6 कुंडल, अक्षर, शगुन। अक्षर, आई एम एक्सेप्टिंग द वेस्ट। ओके। वेस्ट ने ग्राफोलॉजी बनाई, उनको सलाम करता हूं मैं, एक वैज्ञानिक होने के नाते उनका हमें सम्मान करना चाहिए। ग्राफोलॉजी बनाई उन्होंने, काफ़ी कुछ ट्रेस करते हैं जो टेररिस्ट लोगों के जो नमूने, सम मिलिट्री ऑफिसर्स आर माय फ्रेंड, वो राइटिंग देखते हैं लोगों की, और उसमें कुछ फीचर्स होते हैं अक्षर पैटर्न बनाने की जो मानसिक रूप से विकसित लोगों के होते हैं। अगर वो उस क्षेत्र में टैली करते हैं तो उनका ध्यान रखते हैं। ओके। कुछ अपराधियों के हैंड राइटिंग लिए जाते हैं, जैसे जी लिखा है किसी ने, तो जी के नीचे वाला जो पूंछ है उसकी, वो ट्रायंगल बन जाती है। इट शोज समथिंग टिपिकल इन द माइंड। ओके। तो उनके पास तो 26 अक्षर है, हमारे पास कितने हैं? अभी आज क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, मेरे ख्याल से जून के बाद भारत सरकार ने, जून 24 के बाद ड़ को भारत सरकार ने हमारे जो ककेरा है हमारा, उसमें शामिल किया है। अच्छा। ड़ तो अब हमारे पहले 33 व्यंजन थे, अब 34 हो गए। फारसी के मिला के हमारे पास 7 व्यंजन, जैसे क, ख, ग, ज, फ, जैसे क, ख, ग, ज, ज भी एक है, फ, एफ का जो प की जगह हमने वो फ को भी ऐड कर लिया, ड के नीचे बिंदी लगा दी, ड, ढ के नीचे बिंदी लगा दी, ढ। तो हमारे पास 7 वो हो गए, 41। हमारे पास कितने स्वर हैं? 12 खड़ी बोलते हैं हम, एक्चुअली 14 है, उसमें से और 4 मिला लिया हमने, र, 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 र। वो आजकल हिंदी में इस्तेमाल नहीं होते तो काट दिए, लेकिन हमने जो पश्चिम के जो 4 स्वर है उसको अगर हम मिला, जैसे पेन, तो वो पेन नहीं है ना, पैन है। पैन वाला पे और पेन वाला पे, और ओ जैसे डॉक्टर वाला डॉ। तो वो जो 4 हम मिला लेते हैं तो हमारे पास 18 स्वर हो जाते हैं जी। 18 प्लस 21 कितने हुए? 58। 58 आकृतियां तरुण जी हमारे पास हैं। 26 के आधार पर जो मानसिकता पढ़ी जा सकती है, उससे डबल हमारे पास उसको देवनागरी लिपि में है। तो अक्षर, मैं जब कोई मेरे पास गंभीर प्रश्न लेकर आता है तो मैं कहता हूं कि आप बेहतर है प्रश्न लिख लीजिए और 2-4 लाइन और ऐड कर दीजिए। तो उसके अक्षर पे मैं उससे मिलाता हूं कि मैंने जो कुंडली के आधार पर जो जानना चाहा वो इसकी मानसिकता से मैच करता है कि नहीं करता है। ओके। ग्राफोलॉजी के अपने नियम है कि भाई जो नीचे जाता है वो किस तरह, जो बड़ी टेढ़ा लिखता है, सीधा ऊपर लिखता है, नीचा एंड में डॉट कितना लगाता है। गैप रखता है, ये तमाम चीजें उसको भी अप्लाई करता हूं मैं। जी। 6 कुंडल, अक्षर, शगुन, ये बहुत बड़ा विषय है। ये बृहद संहिता कोई पढ़ ले तो अच्छा है। जी। पशु पक्षी किस तरह से बोलते हैं, एक सामान्य नियम बताता हूं कि जिन पशुओं को हम पुरुष की कक्षा में गिनते हैं, जैसे शेर, अब शेर नहीं होगी तो भी हम शेर कहेंगे उसको, वो अगर हमारे बाएं है, और जिनको हम स्त्री गिनते हैं, जैसे बिल्ली, बिलौटा है तो भी उसको बिल्ली कहेंगे, वो हमारे अगर दाएं है तो अच्छा माना जाता है। मतलब बाएं हैं, दाएं मतलब? मैंने कोई प्रश्न मुझसे आपने किया, अच्छा। और तभी यहां से एक कुत्ता बैठा है, ओके। वो पर्दे के पीछे से आया, इट इज गुड साइन। अच्छा। जब कोई प्रश्न आपने मुझसे पूछा, मैं उस पर आगे भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, यहां से कोई बिल्ली आई, अच्छा, तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा, अच्छा।
स्त्री संज्ञा वाले अगर इस जानवर साइड से कुत्ता आ जाता है तो गलत हो तो जाएगा। गलत हो जाएगा। ओके। और दूसरा ये कि प्रदक्षिणम खग मृगा शुभा, जो क्लॉक जो प्रदक्षिण यानी हमारी तरफ जो दायां हाथ रख के घूमते हैं, दक्षिण हाथ हमारी तरफ रख के अगर घूमते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। हम मंदिर में प्रदक्षिणा कैसे करते हैं, भगवान को हमारे दाएं हाथ पे रखते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से कोई पशु पक्षी अगर हमें दाएं हाथ में रख के घूमता नजर आए वो एक अच्छा शगुन माना जाता है। ओके। तो लक्षण, अच्छा उसमें शगुन में लक्षण भी आ जाता है, निमित्त भी आ जाते हैं। कोई शादी की बात चल रही है और जैसे हम किसी की शादी की बात कर रहे हैं, कोई पानी लेके आया, पानी का गिलास फूट गया। अब मैं एक सनातनी विचार विज्ञान का अगर मैं अनुसंधान करता हूं तो मैं इसको बुरा मानता हूं, बुरा मानता हूं मैं इसको। पर वरना अच्छी चीज होनी थी। लोग तो ये कहते हैं ना कि सर अच्छा है कांच टूट गया, आपका क्या कहते हैं, कोई बुरी बला टल गई। नहीं, अपना अपना विचार है जी। अपना। जैसे कि ये जो आप कह रहे हैं वो सपनों के बारे में आता है कि स्वप्न में किसी जिंदा आदमी का मर जाना अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है कि उस पर से बला टल टली, ये ऐसा माना जाता है। ये आपकी बात सच है कि सपने में मर गया। सपने में मर गया तो, लेकिन उसमें परिवर्तन आता है। अच्छा। उसमें ये कहा गया है कि जो आदमी सपने में मर गया उस आदमी से आपके संबंधों की इक्वेशन बदलेगी क्योंकि उसका कार्यक्षेत्र बदलेगा। अच्छा। यहां तक जाती है बात। तो मैं ये कह रहा था कि कोई बुरा शगुन हो गया तो आप शगुन मान के उसको इग्नोर करने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसका संज्ञान लेने में बुद्धिमानी है। ओके। वो क्यों हुआ ऐसा, कभी आपने क्वेश्चन किया हो इस चीज को, तब जाके तो उसका उत्तर मिलेगा आपको। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि अच्छी चीज के समय अच्छी घटनाएं होनी चाहिए, अच्छे स्वर सुनाई देने चाहिए, गाय का रंभाना सुना देने चाहिए, किसी की बांसुरी सुनाई दे, उसको अच्छा माना जाएगा कि यह अच्छा माना जाएगा। तो इसी तरह से पशु पक्षी, महाभारत में कौवे की उड़ान, बृहद संहिता में कुत्तों पर पूरा चैप्टर है। आयुर्वेद कहता है कि जब राजा बैठे खाना खाने के लिए तो उसके सामने जो खाना परोसा जाएगा तब 9 फीमेल्स की जो स्पीशीज है उनको सामने रखा जाएगा, गाय, बकरी, मैना। अच्छा। इस तरह की जो 9 फीमेल स्पीशीज है उनके सामने उनको रखा जाता है सामने, क्योंकि जैसे कौवा है वो कोई भी चार्ज किया हुआ जो पदार्थ है उसको देख के वो पीछे हट जाएगा, वो खाएगा नहीं। जैसे गाय है उसको जहर दिख जाता है, अच्छा। वो नहीं खाएगी उसको। आपने शायद ही कभी सुना होगा कि गाय अफारे से वो जहर से मर गई। कौवे को आपने शायद ही किसी चीज को छोड़ता है, लेकिन मैंने अपने आंखों से कौवे को मांस छोड़ते हुए देखा। क्यों? क्योंकि वो जहरीला इट हैज बीन चार्ज्ड। ओके। जैसे उस पर मैं अथर्ववेद की बात करेंगे, साउंड से किसी चीज को चार्ज किया जा सकता है। अच्छा। जैसे आजकल साइंस मानने लगा है कि पानी पर आप हाथ रखें या पानी में उंगली डुबाकर अगर आप कोई संवेदना उसमें डालते हैं तो पानी उसको गति देता है। बिल्कुल। तो इसी एक्सटेंशन है कि किसी चीज पर कोई रखा जाए। जैसे मैं एक सज्जन को जानता हूँ, आप मेरा कलम उनके पास ले जाइए, वो कहेंगे ये ऐसा ऐसे ऐसा ऐसा आदमी का कलम है, बिकॉज दिस कैरीज मी, दिस कैरीज। जैसे डीएनए आपकी मेमोरी कैरी कर रहा आप डीएनए कैसे लेते हैं, आप कपड़ा पोंछ के ले लेते हैं ना। बिल्कुल। उस पे ऐसी क्या बात है कभी, आपका माइक्रोस्कोप तो पकड़ता नहीं उसको, लेकिन डीएनए उसमें चला जाता है। तो हमारे जो पुराने जो विद्वान थे उन्होंने इस चीज को माना है कि योर डीएनए कैन बी ट्रांसफर्ड, योर पर्सनैलिटी कैन बी ट्रांसफर्ड। ओके। तो उसको कोई कैच कर लेता है, प्रकृति की भाषा उसमें लक्षण है। जैसे कि एक मोटे तौर पे मैं आपको, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है जी, उसके डिलीवरी होने वाली है, लेकिन उसको खांसी का गलबा पड़े अगर, तो उसको वो मिसकैरेज हो जाएगा, ये लक्षण है। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि हमारे शरीर में जो 5 प्राण है, प्राण, अपान, अपान जो है वो शरीर के नीचे से मल मूत्र और जो प्रसूति है इसका कंट्रोल करता है। जब अपान डिस्टर्ब हो जाता है तो प्रसूति ठीक से नहीं हो पाती, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट केस। अब वो उसमें रिष्ट लक्षण में लिखा हुआ है। सर हम थोड़ा सा ना टेलिग्नोसिस से भटक गए हैं। नहीं, इसी टेलिग्नोसिस मैं आपकी बात मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये लक्षण में आता है। अच्छा। 6 कुंडल अक्षर शगुन, ओके।
जब रिष्ट लक्षण होता है, इसको रिष्ट लक्षण बोलते हैं आयुर्वेद में, ओके। तो वो रिष्ट लक्षण में माना जाएगा कि भाई अब ये केस बच नहीं सकता, अच्छा। प्रकृति की भाषा है। तो ऐसे मनुष्यों में भी है, जैसे चाल है आदमी की, आदमी का फोरहेड है, आदमी की उंगलियां हैं, आदमी के अक्षर हैं, इन चीज़ों को हम एक लक्षण की कैटेगरी में रखते हैं, शगुन की कैटेगरी में रखते हैं। सिर्फ चाल है आपकी। जैसे मैं जब सीखता था आयुर्वेद तो मेरा काम था कि पल्स देखना। मेरे सामने एक बहन बैठती थी, वो फार्माकोलॉजी में उसको इंटरेस्ट है, मुझे फार्माकोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे निदान में इंटरेस्ट। तो हमारे गुरुजी बैठते थे धीरेन्द्र भाई, पेशेंट पहले मेरे पास आता था, मैं वो नाड़ी देख के बताता था कि ऐसा ऐसा है। एक दिन वो मुझ पर इतना गुस्सा हो गए कि मुझसे बात तक नहीं की जब पेशेंट सब चले गए। क्यों? बोले तुम अंधे बहरे हो, तुमसे क्या बात करेंगे। अंधे बहरे हो? हाँ। मैंने कहा कि क्षमा कर दीजिए, कुछ सिखा दीजिए मुझे। उन्होंने कहा जब ये पेशेंट तुम्हारे पास आया तो तुम क्या सो रहे थे क्या। मैंने कहा नहीं। बोले जब वो चल के आ रहा है तो उसके पाँव की आवाज़ हो रही है। कुछ लोग चलते हैं तो आवाज़ होती है, आवाज होती है डम 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 की। खस 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 ऐसे हाँ, चलते हैं वो, हाँ। धमने वाली आवाज़ नहीं। अच्छा। वो पाँव घसीट के चलते हैं, घसीट के चलते हैं, घसीट के हाँ। चलते हैं। वो सामान्य रूप से वायु पेशेंट होते हैं, उसको सशब्द यादा बोलते हैं। हमारे बचपन में तो ये बोलते थे मम्मी पापा, जब पैर घसीट के चल रहा था तो बच्चा ये मत करो, ये अच्छी बात नहीं होती। हाँ, उसके वायु के लक्षण माने जाते हैं। और दूसरे दारिद्रता उससे आती है। अच्छा। ये दो उसके साथ जुड़े हुए फैक्टर हैं। तो वो पेशेंट तो वायु का ही होता है। वायु मतलब गैस? गैस्ट्रिक, गैस नहीं, गैस्ट्रिक। उनको जोड़ों के दर्द होते हैं, ओके। बार बार उनके मूड अपसेट होते हैं, बार बार वायु मूवमेंट होती है ना वायु की, तो वो 2 घंटे इधर 2 घंटे उधर, इस तरह की उनकी प्रकृति होती है। बुखार आएगा चला जाएगा, चमड़ी सूख जाएगी फिर ठीक हो जाएगी। अच्छा। बार बार चेंज आना वायु का लक्षण है। अच्छा। और बुढ़ापे का लक्षण है। तो ये इस तरह से बहुत, देर आर थाउजेंड्स ऑफ लक्षण। मैं उसको कैटेगराइज कर रहा हूँ सिर्फ 6 कुंडल, अक्षर, शगुन, गण। अब गण होते हैं 8। अच्छा। ये व्याकरण का विषय है, व्याकरण का विषय है। यमाता राज भान सलगा, ये पाणिनि का एक सूत्र है, उसमें से गण बनते हैं। तो गण जो है 8, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 8 ग्रहों को प्रामुख्य है। केतु को हम उतना महत्व नहीं देते। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो ज्योतिष में तो गिनते हैं, कुंडली वाले तो उनका अलग ही एक विषय है। गण, तो गण होते हैं जैसे यमाता राज भान सलगा। अब जब कोई प्रश्न जिस गण से शुरू होता है, अच्छा, किस उससे शुरू हो रहा है? यमाता राज भान, जैसे कि आपका न गण है, तरुण, तीनों लघु मात्रा है, तरुण तीनों लघु मात्रा, न गण। न गण सभी गणों में श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा। अब जैसे आपने मेरे से कोई प्रश्न किया, आपने प्रश्न शुरू किया कि तरुण शर्मा आपसे ये पूछना चाहते हैं, तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने तरुण, मुझे तो मालूम नहीं आपका नाम तरुण है, लेकिन तरुण तीनों लघु मात्राएं हैं। तो न गण से ये आंख मीच के कहा जाता है कि इस आदमी को सफलता मिलनी है। अच्छा, तरुण में त पहला शब्द है। तो हमारे जो 33 व्यंजन है उनमें से जो बांटा गया है उसमें से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, तो त जो है वो शुक्र के कार्य क्षेत्र में आता है। अच्छा। तो शुक्र का मतलब होता है, अगर आप मुझसे पानी के बारे में पूछ रहे हैं, लिक्विड के बारे में पूछ रहे हैं, लिक्विडिटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो शुक्र का जो स्वाद है वो खट्टा है। अच्छा। सो इट विल बी ए मिक्स ऑफ रिजल्ट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज। लेकिन शुक्र वैभव का भी प्रतिनिधि है। हाँ। तो आप जो कुछ करेंगे बड़े पैमाने पे करेंगे और सफलता आपको मिलेगी न गण के कारण। अच्छा। अब समझिए, आपने प्रश्न किया कि अजी ये बताइए, अजी ये, मैंने 3 शब्द 3 आवाजें पकड़ ली मैंने। अजी ये होता है जगण, यह गण जल तत्व का प्रतिनिधि है, विपुलता। अजी ये बताइए कि मेरे कुएं में पानी निकलेगा या नहीं, विपुल पानी निकलेगा। अजी ये, अ है चंद्रमा का, जितने भी स्वर हैं वो चंद्रमा के आधिपत्य में है। हो गया। चंद्रमा का अर्थ होता है पानी, सुंदरता, विपुलता। मैंने कह दिया आपको कि भाई बहुत पानी निकलेगा, लेकिन चंद्रमा समुद्र का अधिपति, खारा पानी निकलेगा। अब बताइए, इसमें आपको कहीं कुंडली बनाई मैंने? नहीं।
इस तरह से ये विज्ञान जो है वो ऋषि मुनि बचपन से इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनको फटाफट निकाल लेते उनको ये कुंडली बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मन में बन जाती है। हैं। और मन में कुंडली, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि गणित हमारी प्राकृतिक भाषा नहीं है, जी, इसलिए कुंडली बनाने की आवश्यकता बहुत बाद में पड़ेगी। जो पहले पहले तो जो हम आज प्राकृतिक है। सबसे पहले बनाते हैं वो उतना आवश्यक नहीं है, पहले प्रकृति की भाषा में सोचना है, क्योंकि प्रकृति की भाषा ही प्रमुख भाषा है। जी, गणित तो मैंने और आपने बनाया है, संस्कृत तो मैंने और आपने बनाया, तो गण, संख्या, छय कुंडल, अक्षर शगुन, गण, संख्या। संख्या मैंने जैसे अभी अर्ज किया आपसे, भारत में हमने केतु को संख्या, जो अंक शास्त्र है, न्यूमरोलॉजी, इंडियन न्यूमरोलॉजी, उसमें हम केतु को 9 नंबर नहीं है हमारे पास, अच्छा, 0 भी नहीं है। तो उसमें ये मैं आपसे 3 अंक पूछूंगा कि आप कोई भी 1 से 8 में 3 अंक बता दीजिए। उनको हमने 8 ग्रहों का आधिपत्य दिया हुआ है, उनके अपने अपने कार्यक्षेत्र हैं, उनको मैं लिख लूंगा, क्योंकि मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप प्रश्न मेरा लिख कर भी दें। तो मेरे पास रिकॉर्ड है कि आपने मन में क्या प्रश्न है, आपके अक्षर भी मेरे पास हैं, आपकी कुंडली मैंने मन में बनाई हुई है, मैंने प्रश्न के गण देख लिए हैं, अब मैं आपकी संख्या देख रहा हूँ। उन संख्या के आधार पर फिर मैं अपना जवाब टैली करता हूँ। ओके, गण, संख्या, स्वर। स्वर बहुत बड़ा विषय है। मोस्ट सेक्युलर साइंस इन द वर्ल्ड इज स्वर शास्त्र। इसके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, शिव स्वरोदय, पवन विजय स्वरोदय। शिव स्वरोदय बड़ा स्टैंडर्ड माना जाता है और वो सांख्य से जुड़ा हुआ है, वो प्राणायाम से जुड़ा हुआ है, और स्वर, सूर्य, चंद्र और अग्नि। अग्नि आज भी विज्ञान के लिए बहुत बड़ा विषय है कि अग्नि आया कहाँ से। हम मानते हैं सूर्य में अग्नि है, लेकिन सूर्य में अग्नि है इसलिए वो सूर्य है, सूर्य के बिना भी अग्नि है। तो अग्नि तत्व हमारे जन्म से, हमारे मृत्यु से जुड़ा हुआ है, वो बीच में है, यहाँ पर ये सूर्य है, ये चंद्र है, और इसके आधार पर दुनिया में स्त्री और पुरुष को बांट दिया गया है। हर चीज को स्त्री और पुरुष के क्लासिफिकेशन में हम डाल सकते हैं, अच्छे और बुरे में बांट सकते हैं, नए और पुराने में बांट सकते हैं, और 395 सूत्र हैं उसमें से 90 सांसारिक विषयों पर हम जवाब दे सकते हैं। पहला काम कि जो आदमी आया प्रश्न लेकर, वो कहाँ से आया, कौन से स्वर में आया, यहाँ ये बड़ा गहन और बड़ा सटीक विषय है। इसको आप आजमाएं, 100% सक्सेस आपको इसमें अपने, जब आपका स्वार्थ नहीं होगा तो मिलेगी। अच्छा, हमारे शास्त्र पता नहीं ऐसे क्यों है कि जहां आपका अपना पर्सनल आ गया या आपका प्रतिष्ठा का विषय आ गया और आपने चैलेंज ले लिया, यू फेल। पता नहीं ये क्या रहस्य है। अच्छा सर, जैसे आपने तो इतनी सारी चीजें बताई अभी में, या इसमें अभी और कुछ बचा है? हाँ बताइए। स्वर मैं संक्षेप में बताऊंगा, हालांकि ये एक विषय 1 घंटे का है। बिल्कुल। तो स्वर, दीप। दीप एक ऐसा विषय है कि कोई आया और आपने दीप जलाया। आप देखते हो पुराने जमाने में हमारी भारतीय संस्कृति में दीप जलाने का बड़ा महत्व था। जी, मेहमान आते थे तो उनसे निवेदन करते थे कि आप दीप जलाइए। अब वो कितनी कौन सी बाती उठाता है, कौन सा दिया उठाता है, उसमें कितना ईंधन डालता है, कैसे दीप जलाता है, रोशनी कैसी होती है, हवा कैसी है, बड़ा सटीक आपके सामने जवाब पड़ा हुआ है। पर इसको कैसे पढ़ेंगे सर? टैली करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। अच्छा, मैं बड़ा विरोध करता हूं जब कोई एक ही विद्या से कोई जवाब देता है। मैं कहता हूं आप 7-8 जगह से अपने आप को तो पहले टेस्ट करो, उसके बाद में जवाब बताओ। गाइडेंस दो तो पूरा दो जी, ये नहीं कि इस गली में चले जाओ, फिर आगे कहाँ जाएगा वो आदमी। जी, थोड़ा तो बताओ। तो दीप जो है वो पूर्व दिशा, ईशान दिशा और उत्तर दिशा में अगर उसकी फ्लेम जाती है तो अच्छा माना जाता है। और दीप सामान्य रूप से वहां जलाया जाता है जहां पर निर्वात हो, हवा कम हो। हवा तो हो लेकिन हवा चलती ना हो। हाँ, वही कम हो तो, नहीं तो क्या वो वहां पर उसका प्रभाव आ जाएगा, वो उतनी हद तक वो दीप हमारा गलत जवाब हो जाएगा। जी, तो उसके ऊपर से हम जवाब देंगे, उससे आप शत्रु बता सकते हो, जगह ठीक है कि नहीं है, जो वास्तु जहां हम बैठे हैं वो मंगल है कि नहीं है, वहां किसी की प्रेजेंस है कि नहीं है, ये भी बता सकते हो आप। द्वि छाया, रिष्ट, प्रभा, सपन। छाया प्रभा से होती है। हर एक मनुष्य में, हर एक जीवित प्राणी में, पेड़ में भी प्रभा होती है।
प्रभा से मतलब होता है कि जो ज्योति से पहले की जीवन से पहले का जो तत्व है, जैसे मैंने बताया सांख्य के बारे में बताया, वही जो जीवन तत्व है उसकी वजह से आपकी छाया बनती है। प्रवाह को आप कैसे जानेंगे कि कोई आदमी जीवित है कि नहीं, पेड़ हिल रहा है, गिरा नहीं है, प्राइमरी इसमें डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन प्रभा है कि जीवन तत्व है जी। प्रभा जितनी होती है उतनी छाया बनती है। अब देखिएगा, आप अनजाने में भी आप बड़ी बड़ी बैंकों में चले जाइए, बड़े आईएएस ऑफिसर के पास चले जाइए, जितना बड़ा अफसर उतना बड़ा उसका टेबल होता है। क्यों? प्रेस्टीज का अनजाने में वो आदमी दूसरों की छाया से बचना चाहता है। अच्छा। सामान्य रूप से आपकी छाया आपके शरीर के आसपास 3 फुट के आसपास होती है। आप देखिएगा, सामान्य रूप से सभी टेबल उतने दूर रखते हैं, आप भी मुझसे उतना दूर बैठे हुए हैं जी। आप जितने मुझसे करीब आएंगे उतना एक कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाता है। अच्छा। 2 दोस्त करीब बैठते हैं, अरे मेरे पास बैठ यार बिल्कुल। क्योंकि वो अनजाने में एक मेल खाती हुई चीजें हैं। जी। तो छाया जो है वो जितनी दूर, छाया पुरुष की भी साधना होती है, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जाता है बाय वे ऑफ प्रैक्टिस। जितनी दूर आपकी छाया को आप एक्सटेंड कर सकते हैं उतना आपका नॉलेज का क्षेत्र बन जाता है। ओके। समझिए, यहाँ बैठे हुए अगर आपने अपनी छाया को बढ़ाया, उसकी विधियां है, उसकी तपस्या है, कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, साइंस है, ये भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। 3-4 साल जब हम बीकॉम में लगा देते हैं तो इसमें भी 3-4 साल लग जाए, क्या बुरा है। जी। तो आप छाया जिस बम्बई तक बढ़ा दी आपने, आप ऑरा की बात कर रहा हूँ जी। और बढ़ाई जा सकती है। अगर वहां तक आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आप जान लेंगे वहां पर बैठा हुआ क्या फिल्म स्टार क्या सोच रहा है, बिकॉज इट कम्स विद इन योर इंफॉर्मेशन फील्ड। आपने अच्छा। अपना फील्ड बढ़ा लिया। मतलब मैं, जैसे मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है तो मैं जान सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा होगा वो, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। पर मैं और हमारे ऑरा बहुत पास में है। लेकिन किसी ने आपसे पूछा कि भाई फला फला जगह अभी क्या घटना घट रही है। अच्छा। अगर आप बाय वे ऑफ प्रैक्टिस, अगर अपने कार्य क्षेत्र को आप उसको कोई टेलीपैथी कहिए, आप कोई अंग्रेजी नाम दे दीजिए, मजा आएगा तो आप ऑरा से आप बढ़ा लिया, आपने उसको ऑरा कह दिया, मैं उसको छाया कहता हूँ, उसको बढ़ा लेंगे तो आप देख पाएंगे। अच्छा, छाया देखने के लिए और ये टेलिग्नोसिस की तमाम विधियों के लिए त्राटक और नाद श्रवण बहुत जरूरी है। ओके। त्राटक से यह है कि जो और लोग नहीं देख पाते वो आप देख लेते हो, जो रंग दूसरों को नहीं दिखते वो आपको दिख सकते हैं, और नाद श्रवण से जो चीजें सुनाई नहीं देती लोगों को, या जो चीजें लोग सूंघ नहीं सकते, वो आप कर सकते हो किसी हद तक। कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती है जो हमें फ्रीक्वेंसी, हाँ, हमारा जो बैंड है कान, आंख और नाक का, वो हम बढ़ाते हैं। ओके। ये मोस्ट सेक्युलर चीज है, इसमें कोई ना भगवान आता है, ना अल्लाह आता है, ना जीसस आते हैं। मैंने एक बहुत ज्ञानी आदमी मुझे बता रहे थे कि हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोगों को ये भूत प्रेतों की दुनिया और ये क्यों नहीं दिखाई देती है, तो ये दिखाई कैसे देगी। हम लोग तो बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ बैंड जो हमारा वो बहुत छोटा है, लिमिटेड। क्या पता वो लोग और उस ऐसे कलर रेंज की बैंड की दुनिया हो जो हमें दिखाई नहीं देती। हम आज का विज्ञान मानता है कि हम लोग जो रेड स्पेक्ट्रम है जी, उसी के अंदर हम देख पाते हैं। तो जब सूर्य के 7 घोड़े, वो 7 घोड़े क्या है अभी आज मानने लगे हो ना स्पेक्ट्रम। जी जी। तो उसमें भी हम जो मनुष्य जाति है वो रेड स्पेक्ट्रम में देखती हैं हम। ओके। और दूसरे 6 कलर तो हम देखने उसके बैंड में तो हम अभी गए ही नहीं है। जी। जब उसमें आप जाइएगा तो जाने क्या क्या आपको दिखेगा। कई बार सर ऐसा होता है, कई बार आप कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ले लेते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं, जो जब आप वो ले लेते हैं तो उसके बाद आपको वो सारे बैंड्स दिखाई देने लगते हैं, तो लोगों को लगता है साइकेडेलिक कलर्स जो दिखाई देते हैं। ये बात सही है, जितनी आपकी फैकल्टीज बढ़ेंगी आपका दिमाग पे तो असर होता है ना उसका। जी 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 जी। अब ये मुझे बताइए कौन सा विज्ञान बताता है कि आप जब गांजा पी लेंगे तो आपकी ये फैकल्टी खुल जाएगी, कौन बताता है? अज्ञेय है जी। मतलब हर चीज हमारे ज्ञान के क्षेत्र में अभी नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है या वो है नहीं। तो ये मैं कह रहा था कि छाया रिष्ट, मैंने रिष्ट के बारे में भी आपको बताया कि हर एक रोग के एक रिष्ट होते हैं। जैसे प्रसूता के बारे में बताया, उसको खांसी हो जाए तो डिफिकल्टी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर। छाया, रिष्ट, प्रभा, सपन, स्वप्न जो है हमारे वो भी इंडिकेटर है। ओके। लेकिन किस तरह से? स्वप्न जो है वो हमारी चेतना का एक स्तर है, नींद नहीं है वो। नींद हमारी चेतना का स्तर है। जैसे हम निरुक्त पढ़ते हैं, वेद में जब पढ़ते हैं तो निरुक्त में क्या है, उसके आपके वोकेबुलरी
विथ रेफरेंस टू सम सब्जेक्ट। तो उसमें प्रभा जो है वो हम साहित्य में किसी लड़की का नाम मानेंगे, लेकिन प्रभा वहां पर आयुर्वेद में अर्थ ये निकलेगा है। तो इस तरह से ये स्वप्न जो है वो 7 प्रकार के स्वप्न माने हैं आयुर्वेद ने। उसमें से केवल 2 को महत्वपूर्ण मानते हैं, दोषज और भाविक। अगर वैसा स्वप्न मेरे प्रश्नकर्ता को आया है तो मैं उसको महत्व दूंगा। अच्छा। क्योंकि वो उसके चेतना के स्तर पर आया हुआ है। चेतना के स्तर पर जो आता है वो प्रकृति की भाषा है। ओके। मैं फिर घूम फिर के वही आता प्रकृति हूं। आपको बता रही है कि ऐसा प्रकृति कुछ कह रही है, वो बेचारा उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है, तो मेरे पास आता है। जैसे कोई आपके पास सॉफ्टवेयर का आदमी आ गया, भाई ये नहीं हो रहा है, मेरे से थोड़ा ये अपलोड कर दीजिए, एप्लीकेशन कर दीजिए। जी जी। कुछ वैसा ही रोल ज्योतिषी का है। तो लाए उपाय समीप, अक्षर क्षय कुंडल, अक्षर शगुन, गण संख्या स्वर दीप, छाया अरिष्ट प्रभा सपन, लाए उपाय समीप। अच्छा, मतलब ये सारी चीजें आप ये सारी चीजें और कुछ चीजें हैं मिलानी। पर ये तो सिर्फ हेल्थ से ही थोड़ी, ये तो ना, लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम किसी से। भी क्षेत्र में प्रकृति थोड़ी आपको केवल रोग के बारे में बताती है। जी वो आपको हर क्षेत्र में आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। जी। आप पानी में छलांग लगाइएगा बिना तैरने की कला जाने, तो भी 3-4 बार उछालती है वो आपको। बिल्कुल। वो तो जीने के लिए प्रेरित करती है। तो प्रकृति तो हमें हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है जी। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है कि जो उसको निगेट करने में अपने आप को एजुकेट समझता है। जबकि जानवर मेरे ख्याल से प्रकृति की ज्यादा सुनते हैं। अगर हमको और एक किसी जानवर को जंगल में छोड़ दिया जाए, अपने नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाए, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। जानवर ज्यादा सर्वाइव करने के चांसेस हैं उसके, क्योंकि वो नेचर को रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट करते हैं। और हम तो क्या है कि कुत्ते की सीटी मैंने कहा ना, सुन नहीं पाते, लेकिन हम चैलेंज करते हैं, मंत्र शास्त्र गलत है, जी करते रहो। बिल्कुल। तो सर आपने एक चीज हमें बताई थी कि आपने कुछ यूएस के डॉक्टर्स के साथ एक स्टडी करी थी, जी हाँ जी हाँ। जिसमें मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को निमंत्रण दिया था ओके। कि मैं इसको सत्य पा रहा हूँ, आपका क्या विचार है। तो सबने मुझ पर मतलब कि क्या क्या शब्द कहे, मैं नहीं आपसे कहूँगा। तो पर कुछ डॉक्टर्स ने हाँ मानी। कुछ डॉक्टरों ने मेरे साथ प्रयोग भी किए, करीबन 100-150 प्रयोग हमने किए जी। 2-3 नोटबुक भर के हम। अब क्या है, अमेरिका से ही 2 डॉक्टर थे जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे किताब में छापा भी है उनके पत्रों को। उन्होंने कहा कि हम आपको रोगी के बारे में कुछ नहीं बता सकते, केवल ये बता सकते हैं कि वो पुरुष है या स्त्री, जी। या उसका नाम क्या है, नाम उसका एज क्या है, एज और स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष। मैंने कहा चलो इतना भी करके देखते हैं। जब दूध शारीर में लिखा हुआ है वहां तो काफी कुछ आपको मुझे बताना है कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कितनी उम्र है, क्या उसका रोग हिस्ट्री, ये सब बताएगा। इसमें तो केवल 2 चीज, जी, आयु और स्त्री या पुरुष। बिल्कुल। मैंने उसको भी भगवती का नाम लेकर चैलेंज मैंने स्वीकार किया। मैंने कहा चलो, बिकॉज चैलेंज मतलब क्या, देखिए आई डिडंट वांट मनी, जी, मुझे प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, मैं केवल इस विज्ञान को उसकी जो इज्जत है वो दिलाना चाहता हूँ। तो मैंने प्रयोग चैलेंज स्वीकार किया और हमने 100-150 प्रयोग किए। उसमें से एक जो डॉक्टर सौरभ चौकसी ने वो रिकॉर्ड भी किया है वीडियो, मेरा निवेदन है कि आप उसको लिंक दें उसका। जी। तो वो मुझे ये सुबह में व्हाट्सएप में मैसेज आता था कि मेरे पास एक 53 साल की एक महिला बैठी है बस, और मुझे ये बताना है कि उस महिला को क्या प्रॉब्लम, ठीक होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, इंजेक्शन से होगी, औषधि से होगी, किसी, देखिए आयुर्वेद में 2 चीजें हैं, औषध और भेषज। औषध यानी कि किसी द्वार से किसी चीज को इंसर्ट करना या बाहर निकालना। भेषज है कि यज्ञ करना, स्तुतिगान करना, प्रायश्चित करना, जिसका दवाओं से संबंध नहीं है, उसको हम भेषज बोलते हैं। मंत्र विज्ञान है वो भेषज में आता है। आपने स्तुतिगान किया वो उसमें आता है। तो भेषज वो बता नहीं पाते थे, हम कहते थे कि इसका इलाज प्रायश्चित करने से हो जाएगा, अच्छा, इसका इलाज दान पुण्य करने से हो जाएगा, इसका इलाज किसी ऐसे आदमी को या ऐसे प्राणी को खिला देने से हो जाएगा, ऐसा चीज है चौराहे पर रख के आ जाएगा। आपने चौराहे पर रखने का मतलब क्या है, आपने छोड़ दिया उसका स्वामित्व। अब वो कुदरत को दे दिया आपने अपने स्वामित्व से उसको हटा दिया, एक त्याग किया, आपके मन से बोझ उतर गया। देखिए 60% जो रोग है वो प्रज्ञापराध से होते हैं।
दिमागी जिसको आज साइकोसोमेटिक बोलते हैं आप। जी जी, बस हम लोग अपने सोच लेते हैं, उस वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। हीन मिथ्यादि योग से होते हैं अक्सर रोग, और मानसिक जो रोग होते हैं निजागंतु मानसा, त्रयो रोगा इति निजागंतु मानसा। निज हो गया कि भाई मैंने लड्डू ज्यादा खा लिया, मेरा गैस हो गई, जी। निज। आगंतु, किसी को सर्दी खांसी है, उसने छींक दिया, मुझे हो गई, आगंतु। मानसा, मानस रोग को एलोपैथी ने अभी फ्राइड के बाद लेना शुरू किया। बिल्कुल, बहुत रिसेंटली माना है कि उसको तो मानते ही नहीं थे कि वो- मेंटल प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम होती है। ये आयुर्वेद में 25,000 साल पहले लिखा हुआ है, निजागंतु मानसा। और मानस रोग का भी मूल है प्रज्ञापराध। मैंने आपकी जेब से चवन्नी निकाल ली थी बचपन में, तो वो अब तक मेरे दिमाग में है। रहती है दिमाग में और रोग करती है, क्योंकि वो न्याय नहीं हुआ है। प्रज्ञापराध से मोस्ट ऑफ द डिसीजेज आर कॉज्ड बाय प्रज्ञापराध, जी। और उसका इलाज भेषज से होता है। स्वामित्व छोड़ दिया, हम बोलते हैं चौराहे पे रख के आ जाए यार, दान दे दिया है। दान दे दे किसी को, तो वो उसका इलाज मानस रोग का इलाज मानसिक रूप से किया जाना चाहिए पहले। ठीक है, उसका भी आप इलाज कीजिए, आई रिस्पेक्ट। आजकल तो दवाइयाँ हो गई हैं उसकी। नहीं, अच्छा है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ कि वो इस दिशा में सोच तो रहे हैं। जो सोचेगा वो कहीं जाएगा, बिल्कुल। सोचेगा वो तो कहीं पहुंचेगा। जी। तो एलोपैथी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इन बातों का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ, जी। क्योंकि मैं डॉक्टरों से साफ साफ पूछता हूँ। कोई बड़ी बड़ी मूछें लेकर मेरे पास कोई डॉक्टर बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि सांस कभी यहाँ से कभी यहाँ से क्यों चलती, उनको नहीं पता होगा। तो फिर चरण छुओ मेरे। सीधी सी बात है, मैं तो कहता पगड़ी उतार कर रख दो भाई। तो सर आपको पता है क्यों चलती है? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब कोई कर्म विक्षोभ के कारण कोई आदमी पैदा होता है, कुछ चीजें अपने साथ लेकर आता है। कुत्तों के 2 नथुने हैं, हमारे 2 नथुने हैं। उनका बारी बारी से तापमान, टेम्परेचर हमारे शरीर का रेगुलेट करने के लिए हमको 2 चीजें दी है। आप कुछ दिन प्रयोग करके देखिए। एक नाक में रुई घुसेड़ दीजिए आप, दूसरी नाक से चलाइए। 7-8 दिन में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाएगा। अच्छा, मतलब वो हमारी बॉडी में हीट बढ़ानी है या हीट कूल डाउन बढ़ाना, करना हाँ, है, हाँ, उसकी वजह से। हाँ। वो इसको इंगला पिंगला कहते हैं ना। ईडा और पिंगला। ईडा यानी लेफ्ट, पिंगला यानी एक राइट। चंद्रनाड़ी, स्वर शास्त्र और स्वर शास्त्र मैंने जैसा अभी कहा 395 सूत्र हैं और करीबन 92 विषय उसमें कवर किए गए हैं, जिसका सीधा संबंध प्राणायाम से है। प्राणायाम का संबंध योग शास्त्र से है। प्राणायाम मोस्ट सेक्युलर चीज है, कोई करके तो देखो। और प्राणायाम का मतलब वो नहीं है कि जो अनुलोम विलोम। योग कैसे को हम लोगों ने एक धार्मिक वो बना दिया कि वो सेक्युलर है या नॉन सेक्युलर है, मुझे समझ नहीं समझ में नहीं आता आता। मूर्खता की एक सीमा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, भगवान से ये कहता हूँ कि इसकी भी एक सीमा रखो। जी। अब कोई लोग बनाते हैं कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की कुंडली बनाते हैं, तो कैसे बनाओ यार? एक ही क्षण में 2 टुकड़े हुए हैं, तो किसका जन्म कहाँ मानो? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हमको, जिससे हमारा। ये ऐसा जैसे आपने अभी बोला, वैसे मेरा एक जेन्युइन ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है, वैसे क्या देशों की कुंडली बन सकती है? कैसे बन सकती? नहीं बन सकती। कैसे बन सकती? धरती की कुंडली बन सकती कैसे बन सकती? है? हमें पता ही नहीं कब पैदा हुआ। कैसे बन? नासदीय सूत्र कहता है कि सब कुछ बनने के बाद देवता बने, तो देवताओं की कुंडली कहां से बनेगी? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो हमको शोभा ना दे। तो ये जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है, ये वाहियात है? वाहियात कहना तो मैं किसी को वाहियात नहीं कहता, क्योंकि कोई आदमी उसको कर रहा है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं तो जो मैं जानता हूं वो बता रहा हूं आपको। मतलब ये काम नहीं करती लोग, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जब पॉडकास्ट किया है, तो उन लोगों की जो भविष्यवाणी है मंडेन एस्ट्रोलॉजी को लेके कि भाई यहाँ पे क्या कहते हैं भूकंप आ सकता है, आएगा, और वो काफी हद तक सही हुई है एस्ट्रोलॉजी जो प्रेडिक्शंस है। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा हुआ है, पहली बात तो मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है तो उनको सिखाना चाहिए। अच्छा सर, पहले कहीं भी तो ऋषि मुनि कह देते थे कि ऐसा होगा। कोई पूछे तो कहता था। अच्छा, कोई सवाल पूछता है कोई पूछे तो अच्छा, उसका उसमें जो आपने पूरा प्रोसेस बताया जो बताया, अगर सवाल है तो जवाब है। तो सर हमारा जो चैनल है, मेरा एक सवाल है, हमारा जो चैनल है वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर कब क्रॉस करेगा? शुड टेक अबाउट 3 years ऑफ कांस्टेंट एफर्ट्स। तो 1 साल तो हो गया हमारा, 2 साल और हमें करना है। यस। चलिए, ये थ्योरी टेस्ट हो जाएगी 2 साल में। हाँ, भगवान करे सच हो। बिल्कुल सच। मैं देखिए, आपका अगर सवाल जेन्युइन है, ये मैं मानता हूँ जेन्युइन सवाल है,
तो मेरा इसमें कोई हुनर नहीं है। जी। मैंने जो जवाब दिया है वो प्रकृति की भाषा सुनकर ही दिया है, तो होना चाहिए। तो इसमें सर मेरे सवाल में आपने क्या क्या चीजें चेक करी और क्या क्या आपको समझ में आया कि ये मैं इस तरीके से पूछ रहा हूँ? देखिए, आपके पीछे जो बैकग्राउंड है वो लाल है जी। और उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें बिल्कुल। 3 कोने हैं जी। और ऊपर की तरफ का ट्रायंगल है जो पुरुषवाचक चिन्ह है, जो और उसके पीछे जो चक्र है उसमें एक निरंतरता बनी हुई है। जी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस चीज को आने वाले 3 सालों पित्त के साथ, आप युवा है, लाल जो रंग है वो पित्त का रंग है, तो एक एलर्जी का रंग है, उसके साथ में आप इसको चलते रहे। आप पीछे लाइट जल रही है आपके, जी। जो दिखाता है कि ये काम निरंतर चलेगा। पीछे किताबें रखी हुई है, लालटेन रखी हुई है, विच आर दी सिंबल्स ऑफ अच्छा, एनर्जी। देखिए, कुदरत की भाषा है। जी। मेरा कोई कम, मुझे कितने लोगों का ये आता है कि आपने ये जवाब दे दिया, सच होगा। मैं हमेशा बड़ा विनय मेरे मन में है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा इसमें कोई हुनर नहीं है। आपने जब सवाल पूछा तो जवाब आपके साथ ही खड़ा हुआ है। आपने नहीं देखा आपकी तो मैं प्रकृति क्या है उस टाइम पे? आपने पूछा तब ये प्रश्न था। एसी लगा हुआ है, विच इज अ साइन ऑफ कंफर्ट। जी। यू विल बी कंफर्टेबली क्रॉसिंग दैट टारगेट मीनिंगफुली। और पौरुष के साथ जो खड़ा ट्रायंगल है वो पुरुष का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है, सबमिशन का प्रतीक नहीं है। इसलिए आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ इसको आप उतने समय में पूरा करें। तो सर आपने जब वो डॉक्टर्स के साथ करा तो उसमें तो आपको कुछ भी मतलब ऐसा कुछ सिंबॉलिक वो चीज़ें नहीं दिख रही थी? वो आपको बस एक व्हाट्सएप मैसेज कर देते थे कि 25 साल फीमेल, ना आपसे कोई सवाल पूछा गया ना आपको कुछ? नहीं, सवाल ये था कि पहले से अंडरस्टैंडिंग थी कि इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती मुझे है। उनकी प्रॉब्लम बतानी है जी। और मुझे वो केवल 2 पैरामीटर बताएंगे। तो उसमें से कितने % लोगों का आपका सही निकला? अब वो मेरा निवेदन है आपसे, वो लिंक लोगों को दिखाइए। उन्होंने जो डाटा दिया है उसमें से 3 या 4 लोगों का 100% सही निकला जी। और करीबन 3 या 4 लोगों का 70-80% निकला। कुछ लोगों में केवल 20% आकर रहेगा। अगर आपको और डेटा दिया जाता तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती करेक्टनेस ज़्यादा की? हो जाती। मैं समझ, जैसे मैंने कहा ना, कोई कार्तिकेय और गणपति का अगर सम्मिश्रण भी है तो भी 66% ही है। 66% अगर हमको गाइडेंस मिल जाता है विद इन 10 सेकेंड्स या विद इन 10 मिनट्स, तो क्या हो रहा है? सर वो तो ब्लड निकाल के जो सुबह लैब वाले लेके वो जाते 1 हैं, घंटे बाद देते हैं आपको। 1 घंटे बाद देते हैं और उसका भी प्रोबेबिलिटी रेट तो 80% ही है। 80 से भी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब ये तो आसपास ही है। अभी हमारे मिलिट्री के जो डॉक्टर हैं हमारे साथ, जिन्होंने ये कोर्स मेरे साथ किया, वो मिलिट्री के बड़े अफसर हैं, वो NDRF के कमांडेंट रहे हैं। उनका ऑपरेशन था, उन्होंने कहा कि सर मैं आपका लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा हफ्ते भर का वो, तो आप मुझे लिंक भेजिएगा। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले, उन्होंने कहा मेरा यह का वो नाप ले लिया उन्होंने, अंदर कोई पार्ट खराब हो गया था कंधे का, वो रिप्लेस करना था। तो मिलिट्री के पास क्या नहीं होता जी। उन्होंने सारे सब नाप आप लेके वो पार्ट बनवा लिया, लेकिन वो पार्ट फिट नहीं हुआ। बोले नाप ठीक नहीं। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हम जो कर रहे हैं जी। मॉडर्न मशीन भी जो है वो भी फेल होते हैं, गलती कर सकते हैं। ये हमारा ह्यूमन माइंड है, इट गेट्स म्यूटिलेटेड, इम्पैक्टेड, अफेक्टेड, पोल्यूटेड बाय सो मेनी थिंग्स। इन चीज़ों को, हर्डल्स को पार करते हुए हमें किसी को मदद करनी है बिना किसी रेम्यूनरेशन के। ये प्रोसेस जो है, मेंटल प्रोसेस जो है, इट रिक्वायर्स प्योरिफिकेशन आपके मगन दिमाग का होना चाहिए और मदद करने की भावना होनी चाहिए। गलतियां फिर भी होती हैं जी। मेरा तो ये निवेदन है आपसे कि इन चीज़ों का हम सेकेंड ओपिनियन के रूप में उपयोग करें। ओके। डॉक्टर के पास भी जाए, हम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये हनुमान चालीसा का पाठ करने से कॉलेरा ठीक नहीं होता, पैरासिटामोल खाली पड़ती, पैरासिटामोल खाइए आप, लेकिन इसका भी अगर उपयोग करते हैं आप, हो सकता है कि आप बड़ी बीमारियों से बच जाएं। अच्छा, तो सर इसमें सिर्फ डायग्नोसिस है? तो जैसे टेलीग्नोसिस से पता चलता है डायग्नोस तो हो गया, हाँ। तो इसमें इलाज भी है? नहीं, इलाज के मैं विरुद्ध में हूँ। अच्छा। आई डो नॉट बिलीव इन। अब भाई, जब मैं अपने आंगन की शांति नहीं कर सकता तो मंगल की कहाँ से करूँगा? अच्छा, मंगल, बुध, ये सारे जो ग्रह हैं उनको मानवीकरण करके हमको समझाया गया है। ये मानव तो नहीं, हम भी देख पाते, टेलीस्कोप में वो आदमी तो दिखता नहीं है।
देवता भी दिखता नहीं है। मंगल को हमने देवता फलित में माना है, हमने उनको तो ग्रह माना है। ज्योतिष शास्त्र में उनको ग्रह माना गया, उनको देवता नहीं माना गया। बिल्कुल। किसी ग्रह की शांति के बारे में कोई किसी वेद में उल्लेख नहीं है। आप चारों वेद उठा के देख लीजिए, कहीं आपको दिख जाए कि कोई ग्रह की शांति होती हो तो मान लीजिए आप, कहीं नहीं। तो मतलब ये जो रेमेडीज और ये ग्रह जो है वो किसी चीज को ग्रहण करने का, गुरुत्वाकर्षण हमने क्या शब्द दिया बताइए? गुरुत्वाकर्षण जो आज आप जिसको ग्रेविटेशन बोलते हो, उसको हमने एक शक्ति माना, तो हमने इन ग्रहों को हमने मान्यता दी कि हमारे आसपास घूमते ये ग्रह है, हमको आकर्षित करते हैं, हम इनको आकर्षित करते हैं। ये मोस्ट साइंटिफिक थॉट है जी। आप स्टार बोलते हो तो क्या मतलब निकलता है? स्टार मतलब कुछ मतलब नहीं निकलता। ग्रह बोलते हो तो उसमें ये मीनिंग छुपा हुआ है कि जो ग्रहण करता है, जो किसी को खींचता है। स्टार तो शेप के हिसाब से दे दिया है। अब जो भी देखिए, हमारे पास निरुक्त में सारे वैदिक शब्दावली का अर्थ है। नहीं तो पर अगर मुझे मेरी प्रॉब्लम पता चल गई कि मुझे पेट की प्रॉब्लम है आपके थ्रू, तो पर मैं उसका क्या करूं? इलाज जो है उसके लिए आपको आयुर्वेद दिया गया है। अच्छा, इलाज के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद है। देखिए, अगर ज्योतिष ग्रहों के कारण रोग होता तो आयुर्वेद सबसे पहली किताब होती जिसमें इनका जिक्र होता। वहां पे दवाइयों के बारे में बात करिए। नहीं, वो उसमें चैप्टर होता जी। कि जिसके मंगल खराब है उसका ये इलाज होना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में किसी ग्रह का कोई नाम नहीं है। बिल्कुल। ये इसका प्रमाण है कि ग्रहों के ग्रह बीमारियां ना कर नहीं देते हैं। सकते, कर सकते नहीं है, वो इंडिकेट कर सकते हैं बहुत से बहुत। ये आपका अर्थघटन है, वेद नहीं कहता है। जी। आपका अर्थघटन है कि मंगल यहाँ होगा तो ये हो सकता है। ठीक है भाई, चलो, मैं किसी का अपमान नहीं करता, सबका सम्मान करता हूं। अगर ऐसा होता है तो क्या उपचार होना चाहिए? तो मैं ये कहूंगा, कर सकता है आप आयुर्वेद की शरण लीजिए, आप एलोपैथी की शरण लीजिए, आप होम्योपैथ से बात कीजिए, जो उपचार के लिए बनी है। उपचार के स्पेशलिस्ट हैं। मतलब वो जो प्लैनेट्स है वो एटलीस्ट इंडिकेट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्रश्न मार्ग बहुत सम्मानित किताब है, उसमें हरिहर कहते हैं, बीवी रमन ने उसका बड़ा अच्छा भाषांतर किया है। कहते हैं कि जो स्टार्स है दे इंडिकेट द पॉसिबिलिटीज, दे डोंट कॉज इट। ग्रह जो है वो किसी चीज के कारक नहीं है। तो सर एक बात बताइए, जैसे मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है। आजकल लोग ना हर चीज़ को रिलेट करने लग गए हैं। कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है, या वास्तु में अगर वो बोलते हैं कि वास्तु में नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट है तो आपके घर में लोगों को कैंसर होगा ही होगा। श्योरिटी के साथ बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल चले जाइए और वहाँ पे जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, अगर आप उनके घर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा। ऐसा कोई डेटा है क्या? सर जो वो कहते हैं कि अगर आप जाके डेटा कलेक्ट कहने करेंगे को तो कुछ भी कहा जा सकता है, बट देयर हैज टू बी अ साइंस बिहाइंड दैट, देयर हैज टू बी सम एक्सपीरियंस बिहाइंड दैट, एंड इट शुड नॉट बी 10-5। हाँ, देयर शुड बी सम रीजनेबल रीजनेबल नंबर। ऐसा होना चाहिए ना, विज्ञान उसी। ये हमारे जैसे, ये तो बहुत आपने मुझे अचंभित करने वाली बात बताई है कि हमारे किसी भी वैदिक या वेदों में प्लैनेट्स को लेके ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। आयुर्वेद तीनों जो बृहत्त्रयी बोलते हैं, जिसको चरक, सुश्रुत और वाग्भट, मैंने तीनों का बड़ा आदर के साथ अध्ययन किया है। कई वैद्यों के साथ मिला हूँ मैं, उनके पास बैठा हूँ, उनकी चरण सेवा की है, उनसे मैंने सीखा है, कई लोगों का इलाज भी किया है। लेकिन मुझे बताइए, मेरे बुखार आ जाए तो आप कौन सा मंत्र का पाठ करेंगे, किस ग्रह की शांति करेंगे कि मेरा बुखार उतर जाए? तो मंत्रों के पाठ से भी शाबर मंत्र, मंत्र विज्ञान एक बिल्कुल स्वतंत्र विद्या है। अच्छा, उसके बारे में अब फिर कभी बात की जा सकती है, लेकिन उसका एक उदाहरण, क्योंकि आपने पूछा है इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया के हर एक कोने में जी, जहाँ जहाँ भी मानव रहता है, संस्कृत जानता हो न जानता हो आदमी तो है, बिल्कुल। उसके पास भी विद्वान रहे होंगे इतने सालों में। जी। उन्होंने हर जगह शाबर मंत्रों का विधान है जो लोकल भाषा में होते हैं, और कई बार 3-4 भाषाओं को मिला के बने, बड़े अतार्किक शब्द उसमें होते हैं। अच्छा, उसका एक उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान में है लोना चमाइन। क्या है? वामा खेपा एक जो तांत्रिक थे बहुत बड़े, हाँ। उनकी एक शिष्या थी लोना चमाइन, अच्छा, जो असम में थी। उसने और वैसे बहुत सारे विद्वानों ने भारत में शाबर मंत्रों का योगदान दिया है, जिसको पढ़ने से, जिसको फूंकने से, फूंकना क्या है, संकल्प है,
जैसे कोई हाथ मिलाता है तो मित्रता का संकल्प है, जी। वैसे फूंकना है वो अलग तरह का संकल्प। हम हाथ जोड़ते हैं, कोई घुटने टेकता है, संकल्प है पूजा पाठ का। इसलिए उसके रूप मत देखिए, उसका संकल्प देखिए। तो वो दूर से भी अगर फूंक दे तो रोग शांति हो जाती है, ऐसा मेरा देखा हुआ है। अच्छा। हाँ, मैंने देखा हुआ है कि लोगों का सर दर्द ठीक हो जाता है, अर्धकपारी ठीक हो जाती है, अर्थ कपाल माइग्रेन। माइग्रेन। हाँ, और जैसे ये माइग्रेन का क्या मंत्र, शाबर मंत्र है सर? बहुत सारे मंत्र हैं हर एक भाषा में, अगर आप ढूंढेंगे पंजाब में क्योंकि तो मुझे आपको मिल जाएगा। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इसलिए पूछ रहा हूँ हो आपसे। जाता है, ठीक हो जाता है, अच्छा। और करते ही हो जाता है विद इन से लेस देन हाफ मिनट। तो सर इससे तो फिर जो इतना बड़ा जो मेडिकल इंडस्ट्री है। मेडिकल, देखिए मैंने जैसा कहा ना, हमारे जो विद्वान हैं, जी। आपने जॉन वुड्रॉफ का नाम सुना है? मैंने नहीं जॉन सुना। वुड्रॉफ एक बहुत बड़े मेरे ख्याल से बहुत बड़े वो जज थे, अंग्रेज थे, जर्मन, हाफ जर्मन थे वो। उन्होंने भारतीय तंत्र शास्त्र का बड़ा गहरा अध्ययन किया और उन्होंने उसमें लिखा है, अपनी किताब है गार्लैंड ऑफ लेटर्स या सर्पेंटाइन पावर, दो में से एक में लिखा है, इंडियन डॉक्टर्स आर माइंड बॉर्न सन्स ऑफ वेस्ट। माइंड बॉर्न मानस पुत्र हैं। जी। अब आप किसी डॉक्टर को ये पूछो, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैंने बहुत से लोगों को कहा लेट अस एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ टेलेग्नोसिस, वो मुझ पर हंस दिए, वो किसी बहाने टाल दिया। अध्ययन नहीं करते, वो एक्चुअली रिसर्च होना चाहिए। इसको सूडो साइंस मान के इसको नकार दिया जाता है। मैंने कहा ना, जो लोग कुत्ते की सीटें नहीं सुन सकते वो मंत्र शास्त्र पर बात करते हैं। क्वालिफिकेशन, यार 10वीं पास नहीं हो यार, तुम एटॉमिक साइंस की बात करते। जी। मुझे एक बात बताइए, जैसे हम आयुर्वेद की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग ये टेलेग्नोसिस कैसे होता है इसका प्रोसेस आपने बता दिया, तो आयुर्वेद की भी तो सर लेकिन एक लिमिटेशन है ना, क्योंकि आजकल बीमारियां इतनी आ गई हैं नई नई, जो मुझे लगता है जब आयुर्वेद के जो ग्रंथ थे और लिखे जा रहे थे तब वो बीमारियां थी भी नहीं। जैसे कैंसर है, आई डोंट थिंक कि कैंसर था, या एड्स है, उसको अर्बुद बोलते थे। और एड्स जैसे जो बीमारी है, एड्स को इम्यूनिटी की बीमारी, एड्स का नाम तो आपने दिया हुआ है ना, लेकिन एड्स एक्चुअली क्या है, लॉस ऑफ इम्यूनिटी। हाँ, उसका नाम मैंने पढ़ा नहीं कहीं आयुर्वेद में। अच्छा। तो आयुर्वेद सर पे अभी भी रिसर्च क्यों नहीं हो रही है, या हम लोग पीछे क्यों रह गए? हमारा दुर्भाग्य है, हम लोग जो है लघुता ग्रंथि में जीते हैं। जी। और जैसे मैंने कहा, दूध शारीर इतनी चमत्कारिक चीज़ है, जो मेरे जैसा मूर्ख आदमी भी इसको साबित करने में लगा हुआ है। तो क्यों ना बड़े बड़े डॉक्टर इसमें लगे? क्या जाता है उनका कि क्यों बैठे हो आप वाइस चांसलर की कुर्सी पर, क्यों बैठे हो जब आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का? क्यों बैठे हो? अगर है तो बताओ ना लोगों को। जब मैं बता रहा हूं लोगों को, तो मैंने जो एक हिम्मत की है उसका आप विस्तार करो। तो आप सिखाते हैं सर जो ये जो बिल्कुल ज्ञान- सिखाता हूं, अच्छा, आप किसी को भी सिखाते हैं? किसी को भी सिखाने के लिए मैं तैयार हूं। मैंने गुजरात के 60 ज्योतिषियों को निमंत्रण दिया था, कर्मकांडियों को निमंत्रण दिया था। मैंने कहा तुम आने जाने का पैसा मुझसे ले लो, सुबह से शाम तक हम एक होटल में रहेंगे, खाने पीने का खर्चा सब मेरा, तुम आओ, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ। 5 लोग आए 60 में से। 60 में से। बाकी सब लोग रेमेडीज बताने में बात बिजी थे। करना है तरुण जी, बात करने की बात है। नोबडी वांट्स टू वर्क। पर इससे तो सर एक बात बताइए, अगर जैसे आप देख के बता सकते हैं कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, या उससे बात करके बताई जा सकती है, तो जितनी बड़ी जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है। देखिए तरुण जी, जब तक मेरे हिसाब से, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने गिनती करके बताया कि दुनिया का 20 से 25% जीडीपी केवल फार्मा और क्राइम के ऊपर जाता है। मेरे ख्याल आप से इस दुनिया को स्वर्ग कैसे कह सकते हो जब तक आपके 25% आपका जीडीपी क्राइम और दवाओं पे जाता है? ये दुनिया दवा पे जी रही है। बिल्कुल सर। और कई बीमारियां का जो कहा जाता है कि जैसे कैंसर की दवाइयां रिसर्चर्स ने बना ली हैं, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री और जो फार्मा इंडस्ट्रीज है उसे बाहर नहीं आने देते, क्योंकि कीमो अपने आप में उसका मैनेजमेंट, कैंसर का मैनेजमेंट इज अ मच मोर मनी मेकिंग प्रोसेस, कि आप एक दवाई देके तो ठीक कर मैंने दें। आपसे अभी अर्ज किया ना कि जब आप पैसे के लिए और प्रतिष्ठा के लिए विद्या का प्रयोग करते हो तो आपका फेलियर गारंटीड है। भगवान भी उसको नहीं बदल सकता। ये पाप है, महापाप है। ये विद्या सहाय करने के लिए बनी हुई है, आपका घर चलाने के लिए नहीं बनी।
आप पैसे लेते हैं? एक पैसा मैंने नहीं लिया, मैंने ऊपर से दिया है लोगों को, मैं इस पर गर्व करता हूँ। तो मतलब सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी तो ये है ना, आप फ्री में कर रहे हैं, ठीक है। मैं जिस समाज में जी रहा हूँ, मैं लोगों की वो बताता हूँ मेंटालिटी, लोगों को लगता है अरे फ्री में कर रहा है, इसमें कितनी श्योरिटी होगी। तरुण जी ये फ्री में नहीं कर रहा हूँ, इस समाज ने मुझे बड़ा किया है, इस समाज ने सब्सिडी दी है जब जाके मैं पढ़ा हूँ, ये सरकार सब्सिडी दे रही है कि मैं हवाई जहाज में घूम रहा हूँ, मैं फ्री में नहीं कर रहा हूँ। इस संसार ने मुझे बहुत कुछ दिया है तब जाकर मैं आज खाना खा रहा हूँ, किसान ने कुछ काम किया तब जाके मैं खाना खा रहा हूँ। मैं कहाँ फ्री में जी रहा हूँ, मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ इस दुनिया पे। तो आपके आसपास के लोग बीमार नहीं पड़ते क्योंकि आप तो बता देते हैं? अपने अपने कर्म तो भुगतना ही है, आप कर्मों से छूट नहीं सकते। कर्मों से, आप कर्मों को समझ के आप इस चीज को अपने जीवन में उतार लें, आपका दुख कम हो जाएगा। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे कैंसर नहीं हो सकता, हो सकता है कि मेरे पाप जागृत हो जाए, मुझे कैंसर हो जाए और मेरा कोई इलाज ना कर पाए, लेकिन मुझे उसे समझदारी से भोग लेना चाहिए। ये जिद करना कि मुझे कैंसर क्यों हो गया, ये कोई जिद नहीं हुई, जवाब ढूंढ लो। तो कुछ चीजों के जवाब नहीं होते, जैसे आपने शुरू में कहा अज्ञेय, कुछ चीजें अज्ञेय हैं, कुछ चीजें अज्ञेय हैं। तो सर सरकार को क्या करना चाहिए? आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए मेरे ख्याल से। ये वाली गवर्नमेंट तो आई थिंक कर भी रही है आयुर्वेद के लिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट किसी भी रूप में, बुरी माँ हो अच्छी माँ हो, माँ फिर माँ होती है। काम तो करते हैं लोग, लेकिन यह है कि हर विद्या का एक भाग्य होता है। जब लोगों का भला होना होता है तो कुछ लोग सामने आते हैं, बुरा होना है तो कुछ लोग सामने आते हैं। प्रकृति का भी तो अपनी भाषा है ना, मैं तो प्रकृति की भाषा का सम्मान करने वालों में से हूँ। पर सर लोग मोस्टली ये समझते होंगे आपको कि यार ये कैसे बता रहे हैं, ये कोई सिद्धि कर रखी है। वही कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पूजा पाठ अपनी जगह पर है, वो एक विज्ञान है, साउंड का विज्ञान है। मैं ध्वनि के विज्ञान को समझने का, मंत्र शास्त्र को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उसका इससे कोई संबंध नहीं है। मैं खुद ही कह रहा हूँ आपको, जैसे ऋषि मुनि कहते थे कि वो चाहते तो बाल गीत भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने आयुर्वेद को कविता में लिखा। मुझे एलोपैथी की एक किताब दिखा दीजिए जो एक कपलेट में लिखी हो, एक पेंटामीटर दिखा दीजिए एलोपैथी के ऊपर लिखा हुआ, एक बैलेट दिखा दीजिए, एक ओपेरा दिखा दीजिए, एक सोनेट दिखा दीजिए आप मुझे। अरे क्या बात करते हो आप मैं तो कोई बात नहीं कर। जो ऋषि मुनि जो लिख के गए हैं जी, उन्हीं ऋषि मुनियों ने दूसरी चीजें भी लिखी हैं, लेकिन उन्होंने मिलाया नहीं है विज्ञान को और कल्पना। महामृत्युंजय जाप जो है, महामृत्युंजय जो है वो यजुर्वेद का भाग है जी। यजुर्वेद में कुछ, देखिए वेदों को समझना, उसके लिए निरुक्त को पहले समझना पड़ेगा। निरुक्त को जो नहीं जानता वो वेद का कभी अर्थ नहीं जान सकता। मैं ये आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैक्स मूलर ने यज्ञ संस्कृति को सेक्रीफाइस क्यों कहा? यज्ञ का भाषांतर सेक्रीफाइस क्या होता है? वहीं पे हमें वो बलि की, वहीं हमने बलि को जोड़ दिया, उसके साथ हिंसा को जोड़ दिया, हमने जो वेद परंपरा है उसको लांछित कर दिया, लांछन कर दिया उस पर। जी। एक गलत भाषांतर से पूरी संस्कृति का नाश हो सकता है। आज लोग यजुर्वेदी ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हैं, अश्वमेध को, अश्व घोड़े की बलि का नाम देते हैं, अंत्येष्टि को पता नहीं क्या, नरमेध को क्या देते हैं, पितृमेध को क्या देते हैं। अगर आप विकिपीडिया पे देखें और अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ें, एक गलत आदमी जिसके पास छापखाना किसके पास था तब, अंग्रेज, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास। वो जो छापते थे वही पढ़ा जाता था। बिल्कुल। उसने कह दिया यज्ञ यानी सेक्रीफाइस, और आपने मान लिया। क्यों मान लिया? मैं कहता हूं सेक्रीफाइस नहीं है, मेरे साथ बैठो, मैं तुमको सिखाता हूं यज्ञ क्या होता है। तो हमारे वैदिक उसमें कहीं पे भी बलि प्रथा और कुछ बलि प्रथा का अर्थघटन कर दिया गया है। आप मुझे एक चीनी वो बताइए, ट्रैवलर, जिसने ऐसा लिखा हो कि ब्राह्मणों ने बड़ा अत्याचार किया और यज्ञ की बलि देते थे। कोई नहीं है, कहीं इवन ग्रीक्स ऑल्सो, कहीं किसी ऐतिहासिक ग्रंथ में नहीं मिलता। हमारा अर्थघटन है, हम अपनी ही संस्कृति को बदनाम करने के लिए बड़े आतुर हैं, क्योंकि हमको अंग्रेजों से प्यार हो गया है। जी। दिल लगा गदी से तो परी क्या चाहिए। क्योंकि मैं सीरियसली बताऊं, मैंने ना ये अंग्रेज जितने अच्छे वैज्ञानिक हैं सारे के सारे वेजिटेरियन हो गए हैं, सारे के सारे हमारे
शास्त्रों में से वो अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो मैक्स मूलर को नहीं मिल पाए। जी। तो सर जो हमारे वेद हैं वो संस्कृत में लिखे हैं। मैंने कहीं सुना था कि वो संस्कृत भी नहीं है, संस्कृत से भी एक अलग भाषा। पुरानी संस्कृत है वो। जी। देखिए, संस्कृत वैदिक साहित्य अलग है, वेदोत्तर साहित्य अलग है। हाँ। वेद में जो है वो ऋचाएं हैं, ऋचा में मंत्र है। वेदों में श्लोक नहीं है, उसमें वो पोएम्स है। श्लोक एक अलग कैटेगरी है। श्लोक व्याकरण के कक्षा में आता है। और वेदोत्तर साहित्य जो है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ से शुरू होता है, ब्राह्मण के बाद आते हैं आरण्यक, उसके बाद में उपनिषद, ये सब आते हैं, संहिताएं आती हैं, उसमें श्लोक है। लेकिन वेदों में केवल मंत्र हैं, और मंत्र में भी 7 हमारे मुख्य छंद हैं। अच्छा। अब जैसे बात चलिए तो मैं आपको एक और चीज आपको बताता हूँ। आज के वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि ये जो लाइट आती है, लाइट और साउंड, 2 ही चीजें अभी तक हम ढूंढ पाए हैं जी। जिसमें से मैटर पैदा होता है। जी। साउंड में से मैटर पैदा होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक ब्रह्मांड में जो एक धमाका हुआ, वो जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है, रूप बदलते जा रहा है। धमाका हुआ तब क्या था? कुछ नहीं, पता नहीं क्या था। यजुर्वेद कहता है कि महदाकाश था, उसमें आकाश हुआ। अच्छा। आकाश में जब क्षोभ हुआ, तो क्षोभ से मतलब होता है हलन चलन जब हुआ तो वायु बनी। वायु जब बहने लगी तो गर्मी उत्पन्न हुई। गर्मी का एक खास टेम्परेचर जो है वो उसका रूप है जल। जल में से जो गट्ठे के रूप में बना वो पृथ्वी है। ये क्रम हमारे यहाँ वैज्ञानिक ग्रंथ है, वैज्ञानिक क्रम बताया गया है। इतना कहीं नहीं बताया गया। लोगों ने कहा कि भाई चौथे दिन आदम बना, छठे दिन ये हो गया, 7वें दिन पृथ्वी बन गई। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हम इसे अपौरुषेय मानते हैं कि ये सृष्टि का क्रम हमको ये लगता है, फिर भी हम बड़े विनय से कहते हैं नेति नेति। हम इससे ज्यादा नहीं जानते। और सर मेरे ख्याल से वैदिक उसमें एक श्लोक ऐसा भी है कि जितना भी आपने पढ़ा है वो गलत भी हो सकता है। नासदीय सूत्र, ऋग्वेद का नासदीय सूत्र कहता है कैसे कैसे प्रश्न, ये कैसे बना होगा, ये इतना द्वंद्वात्मक क्यों है। वो देवता भी शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देवता भी सृष्टि के बाद बने हैं। जी। तो जो बाद में बने वो अपने से पहले बने वो उसके बारे में कैसे बता पाएंगे। इतना विनय आपको किसी विचारधारा में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप यज्ञ को सैक्रिफाइस कह के मुझे बदनाम कर सकते हो, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आपके पास था, मेरे पास नहीं था। पर सर बलि तो होती थी, मंदिरों में भी होती थी, और अभी भी हो रही है। आज भी हो रही है, होनी चाहिए, वेदों में लिखा है। या आप मुझे बताइए किसी प्राणी का हनन करने से, देखिए हम संभूति जो जैसे आयुर्वेद कहते, देखिए अथर्ववेद, मैं आपको बताऊं उसका एक प्रमाण मैं आपको दे के बात अपने समाप्त कर दूंगा। अथर्ववेद जी। अथर्व का मतलब क्या होता है? थर्व का मतलब होता है हिंसा जी, और अथर्ववेद का मतलब होता है अहिंसा। अहिंसा। अहिंसा का वेद ही अहिंसा का है। वेद ही अहिंसा। और 4 ब्राह्मण बैठते थे यज्ञ के चारों दिशाओं में, और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण होता था उसको ब्रह्मा बोला जाता था। अच्छा। उसका काम क्या होता था? तीनों वेद पाठ जो तीनों जो कर रहे हैं काम, उसका सुपरविजन करना। ओके। अब जिस वेद का ज्ञाता ब्रह्मा कहलाता हो, जो अथर्व वेद का ज्ञाता हो, थर्व का मतलब हिंसा, अथर्व वेद का जो अधिष्ठा जो देवता हो, जो योग विद्वान पुरुष हो, वो क्या बलि देगा? तो फिर मंदिरों में क्यों हो रही है बलियां? मैंने कहा कि तो ये तो अंग्रेजों के आने से पहले से हो रही ना हो रहा है, मैं मानता हूं। मैं देखिए, मूर्खता की कोई सीमा होनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूं। कोई ब्राह्मण हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो परम विद्वान हो गया। जी। आजकल मेरे जैसे ब्राह्मण भी बड़े विद्वान गिने जाते हैं, लेकिन हम विद्वान है क्या? कुछ एक चीजों को क्वेश्चन करना है, हमें अपने आप को पहले क्वेश्चन करना है। जैसे मैंने आपको टेलिग्नोसिस में बताया जी। कि मैं एक जवाब से संतुष्ट नहीं रहता हूं। मेरा काम है किसी को हेल्प करना, और मैं उसी जवाब को अपने आप को 8 बार चैलेंज करके मैं जवाब ढूंढता हूं। जी। ये काम ब्राह्मणों का है, जी, उन्हें करना चाहिए, जो उन्हें करना चाहिए। और वो आप सिखाना चाहते हैं लेकिन वो सीखना मैं नहीं सिखाना चाहता हूं, लेकिन लोग सीखना नहीं चाहते। वो जिस हाल में है उस हाल में खुश रहना चाहते हैं। मैं उनकी खुशी को छीनना नहीं चाहता। मेरा काम एक ही है कि इस दुनिया से जाने से पहले जितना मुझे आता है, जितना मैंने देखा, जितना मैंने सत्य पाया, उसको मैं सिखा के जाऊं। तो सर होपफुली ये पॉडकास्ट देखने के बाद मैं पुराने लोगों को तो नहीं कुछ बता सकता, पर हो सकता है कि कुछ यंगस्टर्स ऐसे हों, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि यंगस्टर्स आर मोर ओपन टू आइडियाज, जो ओल्ड आइडियाज। हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है।
वो लोग हमारी संस्कृति को ज़्यादा जानना चाहते हैं, जो हम लोग, जो हमारी जनरेशन थी या आपकी जनरेशन थी, जो जो कॉलोनियल टाइम के उससे नहीं निकल पाई। आजकल हम लोग, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम क्या थे, ये उत्सुकता हमारी बड़ी- संस्कृति क्या ये थी। उत्सुकता हमारा धन है, इसी में हमारी प्रगति का रहस्य छुपा हुआ है। बिल्कुल। और होपफुली ये पॉडकास्ट देखने के बाद एटलीस्ट 10 लोग आपको कॉल करें कि सर हम आपसे सीखना 24 चाहते हैं। घंटे मेरा घर खुला है, 24 घंटे मेरा टेलीफोन चालू रहता है, और जितना हो सके अगर मैं कर सकूं तो मैं अपना जन्म सफल हुआ ऐसा मानूंगा मैं। सर मैं आज ये पॉडकास्ट तो मैं यहाँ पे एंड करूँगा। मुझे लगता है आपके साथ तो बातें, ये आज एक बहुत छोटे से टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने शायद बात करी। मुझे एंड में जो हम लोग बात कर रहे थे, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया था। तो मे भी हो सकता है मैं अहमदाबाद आऊँ आपसे मिलने, और हम लोग इस चीज़ आपका के ऊपर, स्वागत है, आपका इस स्वागत। चीज़ के ऊपर हम लोग बात करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बार बार इतना ट्रैवल करके आपका दिल्ली आए। स्वागत है आप। तो आज हम यहाँ पे एंड करेंगे, और होपफुली यार जो हमारा जो मैसेज था, इसमें हम कोई रेमेडी वगैरह नहीं बता रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत डिफरेंट होने वाला है। हम लोगों ने कोई रेमेडी बताने की कोशिश नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल बातों के ऊपर बात हुई है, ठीक है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हम लोग की प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है ना उसको तो मान लेते हैं, लेकिन जो संस्कृत है उसको सोचते हैं कि यार क्या ही लिखा होगा, उनको कुछ पता तो था नहीं उस टाइम पे। तो लेकिन हमारा जो संस्कृति है, जो हमारी जो धरोहर है, उसे पहचानिए। हिमांशु सर जो है वो आपको सिखाना चाहते हैं। प्लीज़ आप उनसे कांटेक्ट करो, एटलीस्ट 10 लोग कांटेक्ट करो, ताकि ये नॉलेज जो है वो जिंदा रहे। हम लोग जो गलती 500-600 साल से कर रहे हैं, मुगलों के बाद, ब्रिटिशर्स के बाद, एटलीस्ट हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये गलती ना करे, हम लोग सीख जाएं ये चीज़ें जो हम भूल चुके हैं। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, और कुछ करो ना करो, सब्सक्राइब मत करना, लाइक मत करना, कमेंट भी मत करना, लेकिन शेयर ज़रूर करना, ताकि ये जो मैसेज है एटलीस्ट और लोगों तक पहुँचे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय श्री राम।